दोस्तों तो इस वीडियो में आप लोगों का सारा सोल्यूशन कराने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा मैं लिखा हूं आपकी बार 95% पास। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग क्लास 10 हिंदी का 70 नंबर बिल्कुल पक्का सिर्फ एक वीडियो में उसे नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हो। और अगर आप लोग क्लास 10 साइंस 70 नंबर बिल्कुल पक्का सिर्फ एक वीडियो में नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां क्लिक करोगे तुरंत उस वीडियो पर पहुंच जाओगे। और अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान 70 में 60 नंबर बिल्कुल पक्का का वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे, वीडियो चल जैसा कि मैं जाएगा। हिंदी में वीडियो लाया था जो कि आप लोग बहुत ही ज्यादा उस पर लाइक किए, बहुत ज्यादा कमेंट किए, तो इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इंग्लिश का भी लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों इसमें मैं इंग्लिश का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं, 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं दोस्तों। तो आप बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा कमेंट दीजिएगा। जिस प्रकार हिंदी में आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया, इस प्रकार इंग्लिश में भी आप लोगों को सपोर्ट करना है। और मैं इसी प्रकार बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आराम से चीजों को समझना है, आप लोगों को बहुत ही आराम तरीके से समझना है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार आपकी इंग्लिश का पेपर आएगा और कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, आपको समझना है। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में दोस्तों आपको पूछेगा, क्वेश्चन पहला आपको देगा उसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसका मतलब दोस्तों कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को आपको रीड करना पड़ेगा और उस पैसेज में क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन को उस पैसेज में से करना होता है, जो कि बहुत ही मजेदार होता है दोस्तों और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारे सबूत के तौर पर। देखिए सेक्शन ए, यहाँ पे जैसा सेक्शन ए देख पा रहे हैं, देखिए इसी प्रकार के पैसेज आपको पूछेगा। पैसेज आपको इस प्रकार पूछेगा और देखिए दो क्वेश्चन दिया कि नहीं, यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं तो दो 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलिए मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए दो क्वेश्चन आएगा, दो मार्क्स का, तो 4 नंबर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन से ही मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन अब मैटर ये रख रहा है दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। तो देखिए इसमें से यहाँ पे द इंचेंटेड पूल और अ लेटर टू गॉड और द गंगा और सुकरात, ठीक है। तो देखिए द इंचेंटेड पूल में 5 पैसेज है टोटल, ठीक है। और द इंचेंटेड पूल को लिखे हैं कौन, तो श्री राजगोपालचारी लिखे हैं। तो द इंचेंटेड पूल में 5 पैसेज है। और लेटर टू गॉड को जीएल फ्रंट लिखे हैं, इसमें भी 5 पैसेज है। और द गंगा जो चैप्टर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, इसमें भी 4 पैसेज है। और सुकरात अरोड़ा पावर ये भी, इसमें भी 7 पैसेज है। तो टोटल देखिए 5 5 10 17 4 21 पैसेज है। और दोस्तों 21 पैसेज में से कोई ना कोई पैसेज आने वाला है आपकी एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें मैं बता दिया हूं, तो 21 पैसेज को आप क्लियरली आपको समझना, याद करना है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ पैसेज जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बना दूं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इतना ही 4 चीजों में से आपको पूछने वाला है और 4 नंबर आपको मिलेगा। जो भी चीजें हैं दोस्तों मैं क्लियर आपको साफ तरीके पे बता दे रहा हूं कि हाँ यही चीजें हैं। तो देखिए इसमें आएगा। और मैं क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी लाया हूं, शॉर्ट क्वेश्चन भी लाया, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ से आपको 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। कह रहा है कि आंसर दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन 60 वर्ड में। लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा आपको, कोई भी आंसर लिखेंगे तो 60 वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको, कोई ना कोई एक क्वेश्चन करना पड़ता है, वही क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछेगा आंसर ऑफ फॉलोइंग द क्वेश्चन इज 60 वर्ड। देखिए 2 क्वेश्चन दिया ना, दोनों क्वेश्चन से क्वेश्चन करना पड़ेगा और 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लॉन्ग लाया हूँ दोस्तों, उसे आपको देखिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि कौन सा किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नोट कीजिएगा और इसका आंसर अपने बुक से या विद्या क्वेश्चन से ढूंढ के लिख दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बना दूंगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज एक्सा प्लेड विद द युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए और अब विद्या क्वेश्चन में आप इसे ढूंढिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसे भी आपको याद करना है कि व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, हु वाज सुकरात एंड व्हाट वर हिज टीचिंग। तो ये जो 4 आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको एकदम तैयार करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 को आपको तैयार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट एनी 3 क्वेश्चन दैट एक्सा आस्क्ड युधिष्ठिर व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दोस क्वेश्चन। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए, व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। दोस्तों इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 60 वर्ड में बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में नहीं दिया हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो सकती है। इसलिए आप लोग इसे ढूंढ के लिख सकते हैं कि विद्या क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा फिर आपसे पूछेगा, इसमें सारा क्वेश्चन मैं बताया हूं, बहुत अच्छे ढंग से लिखा भी हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। देखिए इसमें जो क्वेश्चन देगा 2 क्वेश्चन करना होगा, 3 क्वेश्चन टोटल देगा, 3 क्वेश्चन में से आपको कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो 2 मार्क्स के हिसाब से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न नंबर तीसरा आपसे पूछेगा, लेकिन 25 वर्ड में करना होता है इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रश्न तीसरा ये पूछेगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन में से इन 3 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है। इन 3 क्वेश्चन में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। जैसा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन मैं लिखा हूं आपको पढ़ के बताता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन पहला है, हु वाज एक्सा व्हाई डिड ही आस्क क्वेश्चन टू युधिष्ठिर। यक्ष कौन था, उसने युधिष्ठिर से प्रश्न क्यों पूछा। तो देखिए इसका आंसर आप देखिए, इसलिए मैं हिंदी लिख लिया हूं कि बहुत लोग कर रहे थे कि सर इसका हिंदी भी लिख दीजिए, समझ में नहीं आता है, तो मैं इसलिए इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे मैं कर दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भी आपको मिल जाएगी, आंसर का भी और क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो इसका आंसर आप देंगे, यक्षा वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ही आस्क्ड क्वेश्चन टू युधिष्ठिर टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस विजडम एंड लव फॉर जस्टिस। यक्ष मृत्यु के
देवता यम थे, उन्होंने युधिष्ठिर से उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और न्यायप्रियता को परखने के लिए प्रश्न पूछे। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा था कि यक्ष कौन था, उसने युधिष्ठिर से प्रश्न क्यों पूछा, तो इसलिए प्रश्न पूछा था। इसका आंसर भी आपको हिंदी में भी मिल जा रहा है, इंग्लिश में मिल जा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला समझ में आ गया होगा, इसे उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाई वाज युधिष्ठिर एंड एंग्जियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों के लिए चिंतित क्यों थे। तो चिंतित क्यों थे, तो इसका भी आंसर मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा था, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए इसका आंसर यह है कि युधिष्ठिर वाज एंग्जियस अबाउट ऑल हिज ब्रदर्स बिकॉज इट हैड बीन सो लॉन्ग दे वर आउट इन रिसर्च ऑफ वाटर, युधिष्ठिर के भाइयों को पानी की खोज में गए हुए बहुत देर हो गई थी, यह युधिष्ठिर की चिंता का कारण था, इसलिए वो चिंता कर रहे थे, क्योंकि भाई पानी के लिए गए थे, बहुत ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। तो यह क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, ठीक है। तो आपको आंसर देना है इसका कि लेंचो वाज अ फार्मर, हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न व्हिच वाज badly destroyed by the hail storm. Now he had no money to support his family and so his field again. These were his main problem. ठीक है। तो इसका हिंदी आप इसका कहने का मतलब ये चीज है कि लेंचो एक किसान था, लेंचो एक किसान था, उसकी जीविका के एकमात्र स्रोत उनके अनाज के खेत थे जो अपने ओलों की वजह से बर्बाद हो गए थे। अब उसके पास अपने परिवार की मदद करने तथा अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए पैसे नहीं थे, यही उसका मुख्य समस्या था। तो दोस्तों हिंदी भी मैं लिख लिया हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, 1000 लाइक से पार होनी चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद इस वीडियो बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाई डिड नेहरू जी वाट एंड essence of his body to be immersed into the गंगा, ठीक है। नेहरू जी अपने शरीर की राख को गंगा में क्यों विसर्जित करना चाहते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी स्क्रीनशॉट पर ही चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का आंसर यह है कि नेहरू जी हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड एंड ड्यू टू हिज अटैचमेंट विद गंगा ही वांटेड हिज एसेस टू बी इमर्स इनटू इट। तो ये आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि बचपन से ही नेहरू जी गंगा से जुड़े रहे थे और उसके इसी लगाव की वजह से वे अपने शरीर की राख को गंगा में विसर्जित करना चाहते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन, और लास्ट आज का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखना है आपको। वेयर डिड सुकरात लिव डिस्क्राइब हिज फिजिकल अपीयरेंस, सुकरात कहाँ रहते थे, उनके शारीरिक बनावट का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप देंगे बहुत ही सुंदर से कि सुकरात लिव्ड इन एथेंस बिफोर 400 BC, ही वाज अंडर साइज एंड यूगली बॉय हु हैड ही फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज। सुकरात 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे, वे नाट्य कलसे थे जिनकी नाक चपटी तथा आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश देखिए, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि इसका अर्थ नहीं जानते थे, तो उसके लिए मैं हिंदी भी लाया हूं, बताइए अब कितना मेहनत मैं करूं, और आंसर का भी मैं हिंदी लाया हूं, ठीक है। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो आप लोग भी रिस्पांस उतना कीजिए ताकि हम लोग का हौसला भी बढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों यह है कि व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सुकरात ब्रॉट आउट इन द लेसन अपीयर टू यू मस्ट, ठीक है, टू यू मोस्ट। तो इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका हिंदी अर्थ ये कह रहा है कि सुकरात के महान गुणों में से किस गुण ने इस पाठ में आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप देंगे, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, किसी कीमत पे आपको नोट करना है इसे। तो इसका आंसर दे पाएंगे, चलिए दोस्तों तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप दे पाएंगे क्या कि सुकरात वाज नोबल एंड जस्ट, ही डिड नॉट वांट कंफाउंड एंड लग्जरी, ही टॉट एवरीवन टू डेवलप रीजन एंड डेवलप देयर ओन थॉट। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये चीज है कि सुकरात श्रेष्ठ तथा न्यायपूर्ण थे, वे आराम और विलासिता नहीं चाहते थे, उन्होंने सभी को तर्क शक्ति का विकास करना सिखाया और अपनी सोच उन्होंने स्वयं विकसित करने को कहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये होगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन में जितना बता रहा हूँ टॉप 10 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना है और साथ ही साथ इसका अर्थ समझ के चलना है, ताकि आप अगर अर्थ भी मालूम रहेगा तो आप किसी तरह ट्रांसलेट करके उसका आप आंसर दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, व्हाई डिड पोस्टमैन लॉफ एट लेंचो लेटर, डाकिया लेंचो के पत्र पर क्यों हंस पड़ा, ठीक है, डाकिया लेंचो के पत्र पर क्यों हंस पड़ा। या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि व्हाई डिड पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लॉफिंग हर्टली, डाकिया हंसता हुआ अपने मालिक के पास क्यों गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर ये होगा कि द पोस्टमैन लाफ्ड एट लेंचो लेटर बिकॉज इन हिज इंटायर करियर ही हैड नेवर सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड, डाकिया लेंचो के पत्र पर इसलिए हंस पड़ा क्योंकि उसने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा पत्र नहीं देखा था जो भगवान को संबोधित किया गया हो, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है, इसलिए वो हंस पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि व्हाई डिड यम टेक फॉर्म यक्षा, यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो इसका आंसर आप दे पाएंगे कि यम एंड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी एंड टेक्स्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नेहरू जी वांट टू द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज एक्सकेटेड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, नेहरू जी अपने शरीर की राख के ज्यादातर हिस्से को खेत के ऊपर क्यों बिखेरना चाहते थे। तो चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका मैं आंसर आपको बताता हूं किस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप किस प्रकार लिखेंगे, देखिए आपको आंसर लिखना है कि नेहरू जी वांटेड हिज एसेज टू बी स्केयर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया सो दैट इट गेट मिक्स ऑफ विथ द सॉइल एंड ही बिकेम एन इंपॉर्टेंट द अनसपेरेबल पार्ट ऑफ इंडिया, नेहरू जी शरीर की राख को भारत के खेतों के ऊपर बिखेर देना चाहते थे ताकि यह उन खेतों की मिट्टी के साथ मिल जाए और वह भारत का एक महत्वपूर्ण
एक अभिन्न अंग बन जाए, इसलिए वो अपने शरीर की मिट्टी को में मिलाना चाहते थे खेतों में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा। उम्मीद करता हूं कि इसका क्वेश्चन आप लोगों की क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं कि हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव, नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछता है, तो बहुत सिंपल इसका आंसर आप दे पाएंगे कि नकुल एंड सहदेव वर माद्री सन, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं कि लाइक भी कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे, आप लोग कमेंट भी कर दिए होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द ऑथर जवाहरलाल नेहरू एक्सियम ऑफ, लेखक जवाहरलाल नेहरू किस बात को लेकर उत्सुक हैं। चाहे तो आपको क्वेश्चन ये देगा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू शुड इंडिया गेट रीड ऑफ, नेहरू जी के अनुसार भारत को किससे छुटकारा पाना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आप वही लिखना है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार है, बहुत ही सुंदर इसका आंसर है कि द ऑथर जवाहरलाल नेहरू इज एनेक्सियस of the time when India would get rid herself of the custom and the old traditional with the constraint her the divide he people। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस ढंग को लिखना है। इसका अर्थ भी बता देता हूँ, अर्थ भी आप जानते रहिए कि लेखक जवाहरलाल नेहरू उस समय को लेकर उत्सुक हैं जब भारत स्वयं को उन प्राचीन परंपराओं एवं रिविजनों से पूरी तरह मुक्त कर लेगा जो उसे जकड़े हुए हैं, वो उसके लोगों को क्या करती है, बांटती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका आंसर ये था, इसका हिंदी का अर्थ ये था। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगा इसका हिंदी का अर्थ लिखने में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, रिस्पांस भी आप लोगों को बेहतर ही देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, ताकि सबका भला हो। ठीक है, अपने भला मत सोचिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यह है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी तरीका आपके क्वेश्चन में आ सकता है। कैसे, देखिए एग्जाम में आपको इस तरफ भी पूछ सकता है कि व्हाई वुड सुकरात टॉक टू पीपल, सुकरात लोगों से बातचीत क्यों किया करते थे। या तो आपसे पूछेगा कि व्हाट वाज सुकरात ट्राई टू टीच द पीपल बाय टॉकिंग टू देम, लोगों से बातचीत करके सुकरात उन्हें क्या सिखाने की कोशिश करते थे। या तो आपसे क्वेश्चन ये देगा कि व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बात करने में सुकरात का उद्देश्य क्या था। ये तीनों क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, तीनों क्वेश्चन किसी भी ढंग से आ सकता है, तीनों में से कोई एक देगा, इसका आंसर सिर्फ एक ही लिखना होगा, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों तो इसका आंसर आप दे पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से कि सुकराट्स यूज्ड टू टॉक टू पीपल टू टीच देम टू थिंक ऑन देयर ओन सो दैट दे माइट यूज देयर थिंकिंग टू फाइंड व्हाट वाज जस्ट एंड नोवेल। सुकरात लोगों से इसलिए बात करते थे ताकि वे अपने बारे में स्वयं विचार कर सकें और यह तय कर सकें कि क्या श्रेष्ठ और न्यायोचित है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो चुका होगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो को एकदम जबरदस्त आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए आप लोग कि व्हाट डिड युधिष्ठिर कंपेयर्ड अबाउट द बॉडीलेस वॉइस, युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज को क्या समझा। ठीक है, इसका उत्तर देंगे आप लोग कि On hearing the bodiless voice, Yudhishthira understood that this was no ordinary voice, but the voice of some goldish figure. It is maybe यक्षा। अदृश्य आवाज को सुनने के बाद युधिष्ठिर समझ गए कि यह आवाज साधारण नहीं बल्कि देवीय है, शायद में यक्ष है यह। ठीक है, इसलिए उन्होंने आवाज सुनकर जान गए कि यह कौन है, यक्ष है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यह है कि हाउ डिड एडिसन कीप हिज वर्ड दैट ही वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। एडिसन अपने इन शब्दों को कैसे पूरा किया कि वह दुनिया की ओर अधिक प्रसन्न व प्रकाश देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए दोस्तों तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जबरदस्त है कि एडिसन मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। ग्रामोफोन हैज ब्रॉट यूज लाफ्टर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फील्ड द वर्ल्ड विथ लाइट। तो दोस्तों इसका हिंदी का अर्थ यह होगा, एडिसन ने ग्रामोफोन तथा बिजली के आविष्कार से संसार को खुशहाल व चमत्कार बनाया। ग्रामोफोन हमारे लिए हंसी लेकर आया तथा विद्युत बल्ब के आविष्कार ने संसार को रोशनी से भर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, कि व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पेस्चर, गांव के लड़कों ने चारागाह में क्या पाया। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे आप लोग कि द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड इन द पेस्चर, इट लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज अ सीट। गांव के बच्चों ने चारागाह में हरे रंग का एक टीला पाया, यह न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार देंगे दोस्तों, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में से आप लोग कई सारे मॉडल पेपर मिला सकते हो क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आया है। मैंने कई सारे बुक, कई सारे गाइड, कई सारे बुक को उठाकर देखा है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं भी लिख दिया हूं कि कितना बार हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, बुक में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर
युधिष्ठिर, ठीक है, प्लीज द यक्ष मोस्ट व्हाट डिड ही डू देन, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपने आपके बुक में मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम आपको 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 60 वर्ड में इन क्वेश्चन के आंसर को लिखना है 2012, 13, 16, 17, 19, 20, 15। तो कई बार क्वेश्चन सब रिपीटेड हुए हैं, अभी मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर देखो, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बता देता हूं, अगर जो क्वेश्चन का ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करो, उसका आंसर मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जो ना समझ में आए वो, अब आपको मैं 5 बता रहा हूं, इसमें से जो ना समझ में आए वो कमेंट करना, ये नहीं कि सब क्वेश्चन जो ना समझ में आए वो कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको यक्ष और युधिष्ठिर के बारे में जो लिखना है वो आप लोग देख लो, यहां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हु वाज लैंचो, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, लैंचो कौन था, उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा, ठीक है, और उसने क्या प्राप्त किया, ठीक है। तो मतलब आपको लैंचो के बारे में सब कुछ लिखना है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, ठीक है। तो ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके 3 स्टार प्रश्न है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये आपका 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, अगर ये नहीं तैयार करते हो तो समझ लो आपका इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसे आपको तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, हाँ ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यहां आप लोग स्टूडेंट एक क्वेश्चन को देखो, जो कि आप लोग यहां देख सकते हो, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, देखो 2018 में, ठीक है, 2012, 15, 17, 18, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है 2011, 12, 13, 16, 18, 20, फिर ये दूसरे टाइप से आया हुआ है 2011, 13, 14, 16, 17, 19, फिर ये दूसरे टाइप से आया हुआ है 2015, 18, ठीक है। फिर यहां देखो दूसरे टाइप से 2016, 19, फिर यहां दूसरे टाइप से 2017। तो यही मैं क्वेश्चन बताता हूं जो हर बार आया हुआ है। आप लोग जो मैं क्वेश्चन बताता हूं उसे तैयार कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आपको तैयार ही करके जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूं। ये देख लो वही क्वेश्चन है, व्हाई वाज नेहरू जी सो अटैच्ड टू द गंगा, मतलब गंगा से नेहरू जी इतना लगाव क्यों रखते थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाया कितना बार आया हुआ है, यही क्वेश्चन है, कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आप लोग को भ्रमित नहीं होना है। ये देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सब तैयार करके जाना है। और ये जो मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है उसका प्रूफ दिखा देता हूं स्टूडेंट। ये देखो, हु वाज सुकरात, व्हाट डिड ही टीच द पीपल, व्हाई डिड ही बिकम फेमस। तो ये देख सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन 2012 और 2018 में, फिर इस टाइप से 2012, 15, 17 इस टाइप से, ठीक है। फिर यहां आप लोग दूसरे टाइप से देखो 2014 और 15 में, फिर यहां ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु वाज सुकरात, व्हाट वियर हिज टीचिंग, ठीक है। तो यहां 2011, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 2015। देखो ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां मैं चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं, हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था, और व्हाट डिड ही टीच, वह लोगों को क्या पढ़ाता था, द पीपल लोगों को, ठीक है। व्हाई डिड ही बिकम फेमस, वो इतना फेमस कैसे हो गए सुकरात, ठीक है, जो कि एक फिलोसोफर थे, ठीक है। तो ये था आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सबको आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क अचीव करना है तो अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर ना पता हो वो कमेंट करो, उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसमें से जो टॉप 5 में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो ना समझ में आए उससे कमेंट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा है स्टूडेंट, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात, मतलब सुकरात का आपको चरित्र चित्रण करना है। ऐसे आपको लैंचो का भी दे सकता है, ठीक है, और पोस्टमैन का भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग उसके हिंदी जो निकालते हो ना पार्ट का, उसे ध्यान से निकालना, क्योंकि वहीं से आपको ये चीजें मिलेंगी जो इनका कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण, वहीं से आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ आपको सुकरात का जो चरित्र चित्रण करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉप 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड हुए हैं कि आपको ये तैयार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। इनटू द मूनलाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। अगर मैं इसकी रिकॉर्ड की बात करूं तो 2011, यहां मैं देख लो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों को मैं प्रूफ दिखा देता हूं। यहां देख लो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आप देख सकते हो। द फाउंटेन का जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और आपका ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हो, और अब की बार भी आने की संभावना है। तो पहले आप लोग इसे पढ़ो, इनटू द मूनलाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। अब ये आपको पता है ये किस लेसन से है, बताओ ये जो है पोएम किस लेसन से। अगर आप लोग एक बार पढ़े होंगे, उसका हिंदी अनुवाद निकालने की प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये आप लोग तुरंत ही बता सकते हो, क्योंकि ये ऐसा आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये कौन से लेसन से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। और इतना इजी है, अब आप लोग ये ना याद कर पाओ तो बेकार है, क्योंकि ये सब आपकी बोर्ड एग्जाम देखो क्लास 10th में हो, ऐसे आपको बहुत कम लेसन मिलेंगे, और क्लास 12 में आपको बहुत सारे 10-15 लेसन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है। तो देखो, इनटू द मूनलाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, ये आपकी द फाउंटेन लेसन से है, ठीक है। किससे? द फाउंटेन लेसन से। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसका पहले देखो रेफरेंस आता है लिखने के लिए, रेफरेंस लिखा नहीं रहेगा कि रेफरेंस लिखो, लिखा रहेगा फ्रॉम व्हिच, ये एच कर दो स्टूडेंट, फ्रॉम व्हिच पोएम, जो ऊपर पोएम दिया हुआ है, हैज द एबव स्टेंजा बीन टेकन, ठीक है, हैज द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन। यहां क्या स्टूडेंट, एबव स्टेंजा बीन टेकन व्हिच इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। जो ये स्टेंजा पोएम लिया गया है किस लेसन से लिया गया है, या ठीक है, और इसके लेखक कौन है, जो ये स्टेंजा है किस लेसन से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो मैं आप लोगों को सबसे सटीक तरीका बताता हूं लिखने का, ठीक है। आप लोग लिखो, यहां डालो आंसर, और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ये आप लोग समझ लो, ठीक है। लिखो द एबव, जो आप ऊपर स्टेंजा देख रहे हैं, ठीक है, द एबव स्टेंजा, अभी आप लोगों ने ऊपर स्टेंजा देखा है, वही स्टेंजा की बात हो रही है। द एबव स्टेंजा हैज बीन
टेकन। देखो ये आपको हर एक टीचर दूसरे रूप से भी बता सकता है, क्योंकि इसे हम लोग कई प्रकारों से भी लिख सकते हैं। अगर ये ना याद हो तो आप लोग लिख दो पोएम लेसन नेम, ये द फाउंटेन, और इसके ऑथर कौन है ये लिख दो, तभी आपको नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर फुल में फुल मार्क चाहिए तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखो। द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब लेसन की बात आती है तो यहाँ आप लोग एक छोटा सा कॉमा लगाओ ऊपर की तरफ, ठीक है, और लिखो द किस लेसन से, फाउंटेन, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेसन है और बहुत ज़्यादा इजी लेसन है और बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। ये द फाउंटेन से लिया गया है, ठीक है, ऐसे लिखो जैसा मैं बता रहा हूँ। और द, और आपको थोड़ा सा भी गलत नहीं करना, इतना छोटी सी चीज़ आप तो याद ही कर सकते हो। ऑथर ऑफ द, मतलब जो पोएम है उसके ऑथर कौन है, पोएम इज कौन है बताओ, जानते होंगे क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। देखो इनके ऑथर हैं जेम्स रसेल लोवेल, ठीक है, जेम्स रसेल लोवेल। ये आपका ऐसे ही आपको लिखना है, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में हैंड राइटिंग का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, सॉरी द पोएम द फाउंटेन, द ऑथर ऑफ द पोएम इज जेम्स रसेल लोवेल। यहां डबल एल कर दो, ठीक है स्टूडेंट, जेम्स रसेल लोवेल। तो ये ऐसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। एक क्वेश्चन और बताता हूं, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द वाइंड्स ऑफ ऑन द विंड्स ऑन द फाउंटेन, यानी कि जो फाउंटेन होता है हवा में कैसा दिखाई देता है, कैसा इफेक्ट डालता है। सर आंसर इसी में है, कैसा है बताओ, इसमें कैसा है बताओ, जानते हो? आई होप कि आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अब यहां आप लोग देख सकते हो आंसर क्या है, When the wind blows, जब हवा चलती है, ठीक है, तो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, जो फाउंटेन होता है द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, ठीक है। आपको थोड़ा मिलावटी अच्छे में करना है जो आपको ज्यादा एग्जाम में समझ में आया, ठीक है। When the wind blows, जब हवा चलती है द फाउंटेन, जो फव्वारा होता है कैसा दिखाई देता है, वेव्स, इसे वेव्स कर देना है, ठीक है, वेव्स लाइक ए फ्लावर, वेव्स लाइक ए फ्लावर। बस आपको मैं बताता हूं, देखो स्टूडेंट आपको थोड़ा सेंटेंसेस का ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस बनाकर आप लोगों को लिखना है। यहां आंसर देख लो क्या है, when the wind blow, विंड्स कर दो, विंड्स ब्लो, ठीक है। तब द फाउंटेन जो है फव्वारा, फाउंटेन वेव्स मतलब बहता है, ठीक है, या दिखा बहता है, ठीक है, लाइक या चलती है, ये फ्लावर एक फूल की तरह दिखाई देता है, ठीक है, लाइक ए फ्लावर। तो ये था, ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने ही लिखने हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप लोग लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। अब इसमें मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट, मून लाइट में जो फव्वारा कैसा दिखाई देता है, बताओ मून लाइट में, इसी में से क्वेश्चन सब बनेगा। जो मून लाइट है उसमें फव्वारा कैसा दिखाई देता है, तो इन द मून लाइट, यानी कि इन द मून लाइट कैसा दिखाई देता है, फाउंटेन लुक्स मतलब दिखाई देता है व्हाइटर देन स्नो, मतलब बर्फ से भी सफेद, व्हाइटर देन स्नो। मतलब आपको इसी में से क्वेश्चन आंसर लिखना है जैसा आप लोग लिख पाओ, ठीक है, मतलब वो लगे हैं एग्जामिनर को बच्चे ने अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पक्का होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये 3 नंबर पक्का नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। इसको जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उनको अगर जो 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर 1.5 नंबर ऐसे ही दे दिया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस 3 नंबर को प्राप्त करने के लिए कैसे आपको लिखना है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है, आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे या पोयम, तो मैं तो कहूंगा आपको चाहे सेंट्रल आइडिया लिखो या पोयम लिखो, लेकिन अगर पोयम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अगर 3 में 3 प्राप्त करना है तो, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट। देखो यहां आप लोग लिखना पहले बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यहां आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूछा जाता है, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और आप लोग नीचे या आपके पास ब्लैक स्केच होगा या फिर आप लोग काले पेन से ही स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे कैसे लिखोगे, इसे जैसे पोयम अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इनटू द, मैं आप लोगों को एक बता देता हूं, इसमें बहुत सारे इजी इजी पोएम है, आपको याद हो जाएगा। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, फिर यहां आपको लगाना है छोटा सा कामा, ठीक है, इनटू द सनशाइन। अब लिखो फुल, कितने बच्चों को ये पोएम याद है आप लोग कमेंट करना, ठीक है, फुल ऑफ द लाइट, कितने बच्चे को कितना कितना पोएम याद है, ठीक है, जैसे आपको 4, 5, 8, 1, 2 जितना याद हो सब लोग कमेंट कर दो हमारे पास, ठीक है, ताकि हम जान सकें हाँ बच्चे ऐसे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लिपिंग एंड, और अभी मैं आप लोगों को इसी में बता दूंगा कि जो आप लोगों को रेफरेंस कैसे लिखना है इसका, ठीक है, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, इसी में मैं आप लोगों को बता दूंगा रेफरेंस कैसे लिखो, तो आपका 2 नंबर का रेफरेंस आता है, 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, फ्लैशिंग, लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यहां तक आपको कॉमा ही लगा के आना है, ठीक है, यहां आप लोग फुल स्टॉप लगा दो। तो इस तरह से आपको लिखना है क्या,
रेफरेंस, सॉरी पोयम ऐसे लिखना है, अगर आपको लिखा होगा, लेकिन मैं उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट इन्वेंटर हु मेड बाय एडिसन। एडिसन ने जो जिसकी खोज की थी उसका आपको यहां डिस्क्राइब करना है, मतलब नाम लिखना है, ठीक है। तो एडिसन ने किस चीज की खोज की थी, देखो इसका आंसर देख लो, ठीक है। आपको कैसे लिखना है वैसे तो आपको पता होगा अगर लेसन पढ़े होंगे, ठीक है, कि उन्होंने ग्रामोफोन, ठीक है, ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट का यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था और बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया था, लेकिन ये दो इनके बहुत ही फेमस हैं। तो यहां आप लिखो कैसे लिखना है, एडिसन इन्वेंटर मतलब खोज करना, ठीक है। डैट, सॉरी डैट में लगाओ क्योंकि यहां आपको दा लगाना है। ग्रामोफोन याद रखना स्टूडेंट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इनकी खोज तो मेनली किए थे, लेकिन बिसाइड यानी कि इनके अतिरिक्त इन्होंने जो बहुत मतलब कई सारी चीजों का खोज किया था वो मतलब इतने फेमस नहीं थे, ठीक है। बिसाइड्स मैनी अदर TAIONS मतलब उन्होंने और सारी चीजों का भी खोज किया था, ठीक है। इन्वेंटेशन, ठीक है, ये आप लोग समझ गए जहां तक, ठीक है। ये आप लोग मतलब दो चीजों को उन्होंने खोज किया था, नंबर एक ग्रामोफोन, दूसरा विद्युत बल्ब। तो यहां आपको ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस टाइप से लिखना होगा, ठीक है। इन्वेंटेशन ये आपको मतलब इनका और सारी चीजों का मैंने और कई चीजों का खोज भी किए थे, लेकिन इतना फेमस नहीं था। अगला, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका। अमेरिका के मतलब लोगों को एडिसन ने क्या प्रॉमिस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉमिस किया था, क्या, देखो आंसर देख लो, ठीक है, नोट भी कर लेना, ठीक है। एडिसन जो था ना, एडिसन promised to the people of अमेरिका। यहां से देखो एडिसन प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ अमेरिका, क्वेश्चन में ही है आंसर, ठीक है। अब क्या क्या था, डैट कि उसके बाद उन्होंने कहा क्या था कि वी वुड गिव देम, मतलब मैं जो पीपल है ना लोगों को दूंगा, क्या दूंगा, इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइट होता है यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब 2 सालों में मैं आप लोगों को दूंगा, मतलब मैं इसका मतलब खोज करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट यही प्रॉमिस किए थे, ठीक है, इन 2 ईयर, ठीक है। देखो मैं आपके साथ लिख रहा हूं, ठीक है, कहीं भी थोड़ी गलती हो जाए तो आप लोग उसको सही कर लेना, ठीक है। तो यहां आपको यहां समझ में आया। अगला देखो, व्हाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस, यानी कि जो किंग विक्रमादित्य थे वो इतने फेमस क्यों थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए लास्ट तक देखते रहना। देखो आंसर है स्टूडेंट, जो किंग विक्रमादित्य थे वाज फेमस, मतलब फेमस थे फॉर हिज, मतलब अपने जस्टिस से, अपने मतलब जो न्याय करते थे, विक्रमादित्य न्याय तो करते थे, मतलब कोई भी जो अपराधी हो उसको पहचान लेते थे कि हाँ ये अपराधी, 10 लोगों को खड़ा कर दो और उसमें से अपराधी पहचान लेते थे, जस्टिस। लेकिन ही गेव परफेक्ट, मतलब परफेक्ट जस्टिस, मतलब ये लोगों को परफेक्ट मतलब अच्छे यानी कि सही जस्टिस जीते थे, न्याय सही करते थे, कभी इनका न्याय गलत नहीं होता था, ठीक है। तो यहां आपको ये समझ में आया। अब अगला देखो, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेवलर, जो थे अपराधी थे वो क्यों कांपने लगते थे बिफोर विक्रमादित्य के सामने, क्योंकि द गिल्टी ट्रेवलर कांपते थे बिफोर विक्रमादित्य के सामने, क्योंकि दे न्यू, वो जान जाते थे दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेंज इनटू देयर गिल्ट एंड पनिश देम, वो उनकी आंखों को देखकर जान जाते थे कि यही अपराधी है और उनको सजा दे देते थे, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखने के बाद आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हम 5 क्वेश्चन हर लेसन से देखेंगे, इंपॉर्टेंट। फॉर एडिसन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर, यानी कि ये क्या कह रहा है कि एडिसन के लिए उनकी माता सबसे बेस्ट टीचर थी। पाठ पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि पाठ में इतना दम होता है कि आप लोगों को पूरी स्टोरी याद करा देती है। तो हमने पढ़ा है तो हम जानते हैं, ठीक है, कि एडिसन की माता इनके लिए सबसे बेस्ट टीचर थी, ठीक है, सही है। मैंने इसे एक बार पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, तब मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, एडिसन वॉज बोर्न इन कनाडा, एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था। एडिसन का जन्म कनाडा में हुआ था? नहीं, एडिसन का जन्म अमेरिका में हुआ था, ठीक है। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था,
ये गलत है। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इतना याद रखना, और कनाडा में नहीं हुआ था। और कहीं आ जाता है, कहीं आपका कनाडा आया है, कहीं न्यूजीलैंड आ जाएगा, कहीं इंडिया आ जाएगा, कहीं आपका शिमला आ जाएगा, तो आप लोगों को सबको रॉन्ग मार देना है, ठीक है? केवल अमेरिका सही है। तीसरा, थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के ये ग्रेट इन्वेंटर थे। ये भी गलत है क्योंकि ये अमेरिका के ग्रेट इन्वेंटर थे, अमेरिका के, ठीक है? इतना याद रखना। तो आप लोग 3 क्वेश्चन समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? इवन हिज चाइल्डहुड, चौथा क्वेश्चन, इवन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। अपने मतलब बचपन से ही एडिसन जो था वो एक्सपेरिमेंट को पसंद करता था। आप लोग इसे जरूर बताएं, सही है या गलत? अगर दोस्तों एक्सपेरिमेंट को पसंद नहीं करता तो वो कैसे विद्युत बल्ब का आविष्कार करता? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? अब भाई कोई पढ़ाई को नहीं पसंद करेगा तो वो बड़ा ऑफिसर कैसे बनेगा? आप एक्सपेरिमेंट को नहीं पसंद करते हैं तो आप वैज्ञानिक कैसे बन पाएंगे? तो ये पसंद करते थे एक्सपेरिमेंट को। अगला क्वेश्चन, एडिसन डिड नॉट ज्वाइन द रेलवे। एडिसन ने रेलवे को ज्वाइन नहीं किया था। दोस्तों एडिसन ने रेलवे को ज्वाइन किया था क्योंकि इन्हें के पास इतना रुपए नहीं थे। ये सभी किताबों को पढ़ चुके थे, ये और नई नई किताबों को पढ़ना चाहते थे, नई दुनिया टहलना चाहते थे। इन्होंने रुपए के लिए रेलवे को ज्वाइन किया था, ठीक है? तो ये हमारा पहले पार्ट से 5। फिर हमारा दूसरे पार्ट, ठीक है? विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य थे, ऑलवेज पनिश्ड द रॉन्ग या इनोसेंट मैन। विक्रमादित्य जो थे वो गलत आदमियों को मतलब पनिश करते थे, दंडित करते थे। तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि भाई विक्रमादित्य गलत ही व्यक्तियों को दंडित करते थे। वो बहुत ही अच्छा जस्टिस मैन थे, ठीक है? न्यायाधीश थे। 7वां क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल पैलेस, जो ब्यूटीफुल पैलेस और विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टू डे इन उज्जैन। जो ब्यूटीफुल पैलेस था विक्रमादित्य का वो इस समय भी उज्जैन में खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ सॉरी आप लोग कह दीजिए गलत है क्योंकि वो तो दब चुका था टीले के नीचे, ठीक है? वहां घास फूस जाम गई थी। 8वां क्वेश्चन हमारा, विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस। विक्रमादित्य जो थे अपने न्याय से फेमस हुए थे, अपने जस्टिस से फेमस हुए थे। बिल्कुल सही है, ठीक है? वो एक जस्टिस मैन थे। हमारा 9वां क्वेश्चन, विक्रम संवत ओन इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। यस, विक्रम संवत विक्रमादित्य से ही जुड़ा हुआ था, बिल्कुल राइट। हमारा अगला क्वेश्चन हुआ, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य। दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ये गलत है, विक्रमादित्य का कैप्टन दिल्ली नहीं था, ठीक है? इसमें कुछ बेसिक जानकारी भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग पहली बात समझिए कि आपके देखो पहला क्वेश्चन है क्या, माई फ्रेंड सैड टू मी, फिर कॉमा इनवाइटेड कॉमा चालू, विल यू गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है? फिर यहाँ इनवाइटेड कॉमा बंद। तो आपको देखो ज्यादा से ज्यादा अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखो तो यहाँ इंट्रोगेटिव की ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, या आपके लेट के आते हैं, या फिर आपके इंपरेटिव आते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला, माई फ्रेंड सैड टू मी, ठीक है? मेरा फ्रेंड मुझसे कहता है विल यू गो टू टुमारो, मतलब स्कूल चलोगे कल। तो देखो इसको कैसे बनाना है, देखो यहाँ आपको लिखना है माई, इसको देखो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ आप लोगों को लिखना है माई फ्रेंड, ठीक है? इसको आपको इसके रूल्स पढ़िए, ठीक है? अभी आपके पास बहुत समय है, तब आप लोग इसको एक्सरसाइज कीजिए। माई फ्रेंड और सैड और टू, सैड टू के स्थान पर लगाना आस्क्ड। जहां भी इंट्रोगेटिव आए वहां आप सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाइए, ठीक है? और कामा और इनवाइटेड कामा के स्थान पर इफ या बेटर लगा सकते हो, तो हम लोग इफ लगा देते हैं, ठीक है? समझ में आया? अब देखो स्टूडेंट यहाँ करना क्या है, यहाँ आपका ये फ्यूचर में है, ठीक है? तो फ्यूचर में है तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, इसको बदलना नहीं है, केवल पास्ट में बदलते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट में, तो इसे आपको नहीं बदलना है। यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये किससे बदलेगा स्टूडेंट? ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो ये यू जो है मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो मी का आई होता है, तो इसे हमें सब्जेक्ट में बदलना है, तो आई, और विल को आपको वुड में बदल देना है, ठीक है? विल वुड में, ठीक है? विल को, ठीक है? आई वुड, ठीक है? अब आपको लिखना है, यही उतार देना है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और टुमारो को आपको बदलना है स्टूडेंट, टुमारो को बदलना है नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, ठीक है? ये सब आपके बुक में कुछ सारणियां होंगी, नाउ को बदलना है, टुमारो को बदलना, टुडे को बदलना, ठीक है? अगला देखिए स्टूडेंट, देखो ही सैड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे, ठीक है? तो इसको कैसे बनाना है ये भी ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए ही तो आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है?
और यहाँ सैड या सैड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड लगाना है। इतना याद रखना, अगर जहां भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिले, कामा या इनवर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यू बदलेगा मी से, तो यहाँ आई हो गया था, तो ठीक इसी प्रकार से ये भी आई हो जाएगा। विल आपका उड हो जाएगा, ठीक है, विल जो है आपका उड हो जाएगा, ये यूं है स्टूडेंट, ठीक है। क्या हो गया? उड। अब यहाँ लिखिए क्रिया, यानी कि क्रिया आपका हेल्प, और टुडे, टुडे को आपको क्या करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो मी है, मी बदलेगा सब्जेक्ट से, तो ये क्या हो जाएगा? हिम, ठीक है, हिम। और यहाँ जो आपका टुडे है वो बदल जाएगा दैट डे, ठीक है। ये सब स्टूडेंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया। तीसरा है ही सैड, ठीक है, वह कहता है, वह कहा, ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ आपको इसे बनाने के लिए ये सबसे इजी है, आपको यहाँ लिखना है ही सैड, ठीक है, और यहाँ कामा या इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है। और ये जो है आपका स्टूडेंट जो आपका यूं है, ये हो जाएगा आई, ठीक है, ये आपका आई हो जाएगा। आई मस्ट वर्क हार्ड। जब यहां स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम लोग मी मान लेते हैं, एम ई, ठीक है, एम ई, और मी का जो सब्जेक्टिव कोर्स होगा वो आई होगा, ठीक है। यही मैंने यहां लिखा है। तो हम लोग देखेंगे चौथा, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स टू एंड टू मेक फूड। तो आपको पता है टू तो मिलकर चार होंगे, लेकिन इसे बदलना कैसे है? देखो यहाँ लिखा है द टीचर, ये ना तो इंट्रोगेटिव में है ना ही सिंपल है, ये आपको बदलना पड़ेगा। ये आपका पास्ट में है, तो इसलिए अगर पास्ट में सेंटेंसेस हो, देखो ये आपका पास्ट में, क्योंकि सेड टू लगा है, ठीक है, और यहाँ टू मेक फूड, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है टोल्ड, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपको लिखना है टोल्ड, और यहाँ आपको टोल्ड लिखने के बाद द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाइए, और यहाँ आप लिखिए टू एंड टू मेक फूड। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। दैट टू एंड टू मेक फूड, ठीक है, समझ में आया? आगे समझो स्टूडेंट, ये आपका है पांचवा, ही सैड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है, सीरियसली। तो यहाँ आपको इसको कैसे बनाना है? ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी, और यहाँ कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर लगाना है दैट, ठीक है। और यहाँ यू जो है मी से बदलेगा आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लगता है, ये आप लोगों को पता होगा, और नॉट लगाइए स्टूडेंट, ठीक है। और आपको देखो डूइंग, और देखो आई है तो आई के साथ माई लगता है, योर को बदल देना है माई में, ठीक है, या आप लोग इसको इससे बदल दो, ठीक है। तो माई वर्क सीरियसली। तो स्टूडेंट ये था 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ पंक्चुएशन, और मैं आप लोगों को कुछ कॉमन बातें भी बताऊंगा जो कि इनसे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर देना। देखो इनका अर्थ है, पंक्चुएशन का अर्थ होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को इसको बताने से पहले थोड़े मैं आप लोगों को बता दूं जो विराम चिन्ह होते हैं। यहाँ नीचे आप लोग समझ लीजिए स्टूडेंट, जैसे आप लोग इन्हें क्या कहते हैं? फुल स्टॉप, ठीक है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड फुल स्टॉप याद रखना, और नंबर 2 कॉमा तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सब आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ये कॉमा, ठीक है, कॉमा, ठीक है। नंबर 3 एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जो देखो जैसे आप लोग लिखते हो ना, ऐसे ऊपर लगाया जाता है एपोस्ट्रॉफी, सब याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी देखो जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ एपोस्ट्रॉफी को कैसे यूज किया जाता है। देखो स्टूडेंट, एपोस्ट्रॉफी जैसे लिखा है GIRLS गर्ल्स, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी लगा, ठीक है, बस यही है, कुछ है नहीं, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, अगला जो आप लोगों का है क्वेश्चन मार्क जो इंट्रोगेटिव के पीछे लगता है, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस लिखते हो ना तो उसके पीछे लगाया जाता है, ठीक है। हाइपरबोल आप लोग ऐसे लगाते हो ना, हाइपरबोल, ठीक है, तो ये है। कैपिटल लेटर तो आप लोगों को जाना है जरूरी है, कैपिटल लेटर आप लोगों को पंक्चुएशन में सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये सब स्मॉल लेटर में रहते हैं और उनको आपको कैपिटल लेटर में जो आपको कैपिटल लेटर में करना है उसे करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इतने आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी आपको मार्क याद रखना, जो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें याद रखिए, तब आप लोग इन सबको कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो नंबर फर्स्ट आप लोग पढ़िए फूड। देखो क्या लिखा है, मोहन सेड मे गॉड हेल्प यू। देखो स्टूडेंट इसकी जो मैं आप लोग बता दूं 100 में लगभग 95%, 100% में से 95% ये पक्का होता है कि इंट्रोगेटिव के ही पंक्चुएशन आते हैं। इंट्रोगेटिव के पंक्चुएशन जैसे समझो, मोहन सेड मे गॉड हेल्प यू, तो इसमें आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आते हैं पंक्चुएशन में। मैंने कई सारे मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर में देखा है और कई बार मैंने देखा भी है, ठीक है। तो कैसे इसे करना है ये समझो। देखो जैसे इसमें क्या होता है, कुछ चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, फुल स्टॉप तो किसी में नहीं लगा रहेगा, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मोहन साइड यहाँ आपको लगाना है कॉमा और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, बस यही आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिखो मे गॉड, आपको देखो GOD, मतलब ये देखो स्मॉल लेटर में है लेकिन आपको गॉड का जी जो है ना वो कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है। यही सब छोटी छोटी पॉइंटें आपको याद रखना है। यूं अब यहाँ आपको एक लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क और यहाँ लिखिए कॉमा बंद, ठीक है। अब इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, देखो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा और यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए लगा क्योंकि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। समझ में पहला समझ में आया। दूसरा, हाउ डज हिज मेडिसिन वर्क आस्क्ड द बॉयज, देखो इसको कैसे करना, ये भी आपका जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। देखो समझो, हाउ डज, देखो हाउ डज लिखा हुआ है तो एच इसका पहले कैपिटल कर दीजिए। हाँ, अब यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट उल्टा लिखा हुआ है, कामा और इनवर्टेड कामा वाला चीज जो है ना इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाउ डज हिज मेडिसिन, सॉरी स्टूडेंट, मशीन वर्क, ठीक है, सॉरी मशीन वर्क, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ आपको लगाना है ये जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ये आपका माने क्यों लगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं था, ये आपका एक्सक्लेमेटरी था, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखिए, आस्क्ड द बॉयज, आस्क्ड द बॉय, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगला, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक इन, ठीक है। तो इसे कैसे बनाना है, देखो, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें कुछ भी चेंजेस थोड़ा सा करना है, क्या करना है, नेक्स्ट वीकेंड, यहां केवल ये चीज लगाना है बस। क्या, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है और उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगे हुए हैं तो आपको केवल क्वेश्चन मार्क लगा देना है बस, ज्यादा आपको झाम नहीं करना है। देखो जे बात सैड अंकल में मी कम इन, तो इसे कैसे करना है समझो। देखो स्टूडेंट, यहां आपको लिखना है, यहां ZE है स्टूडेंट, ZE, तो ZE ये जेबा सैड। अब यहाँ आपको साइड के स्थान के बाद कामा इन्वर्टेड कामा चालू कर देना है। अंकल, अंकल देखो, अंकल के बाद यहाँ कॉमा लगाइए क्योंकि अंकल कहने के बाद आपसे कुछ कह रही है, तो क्या करिए, में, यहाँ आपका ये स्मॉल रहेगा स्टूडेंट, में वी कम इन। देखो स्टूडेंट, कुछ रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इतना इजी नहीं होता है कुछ भी चीजें, ठीक है। तो आपको रूल्स पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, आपकी बुक में भी है, आप लोग पढ़ भी सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ आता है अगला, थोड़ा बड़ा है, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शुड आवर सेल्फिश इंस फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, देखो, द प्राइम मिनिस्टर सेड, अब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या करना है, देखो, अब इसके अंदर आपको लिखना है वी शुड सेक्रीफाइस आवर सेल्फिश इन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ आपको लगाना है बड़ा, आपको इसे कर देना है क्योंकि इंडिया का आपको कैपिटल करना है, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। तो कितना इजी है, आपको केवल ध्यान रखना है फुल स्टॉप और आपको कामा इन्वर्टेड कामा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को आपको कैपिटल लेटर में करना है, जो स्मॉल में होती है इंपॉर्टेंट हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन बी लेकर आया हूं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश के पेपर में जो सेक्शन बी 35 नंबर का पूछता है, तो टोटल 35 नंबर आपको मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी बनी है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर 35 नंबर आप चाहते हैं कि मेरा क्लियर हो जाए तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा हूं कि इंग्लिश ग्रामर पूरा आपका कंप्लीट है, सच में पूरा कंप्लीट है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं और टोटल मार्क्स 35 नंबर आपका क्लियर हो गया। जैसा कि नाम मेरा जानते हैं कि मेरा आकाश नाम है और दोस्तों मैंने इसमें डिमांड बहुत ज्यादा समय भी लगाया है, काफी 5 दिनों से मैं कार्य कर रहा था इस चीजों पे, तो बहुत ज्यादा से कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम भी लगा है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा दोस्तों। तो मुझे 5000 लाइक किसी कीमत पर चाहिए। कोई भी बंदा अगर इस वीडियो को क्लिक किया तो पहले वो लाइक करे, कमेंट करे, तब जाके इस वीडियो को देखे, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब टॉपिक की ओर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले टॉपिक आराम से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। तब जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब आपके पास पेपर इंग्लिश का आएगा, तो वहां पे जब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा कि राइट एन एसे ऑन ऑफ द फ्लाविंग टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड पॉइंट आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि वहां पे आपको एसे आएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं 3 एसे वहां पे देगा, आपको 3 एसे देगा जिसमें से आपको कोई ना कोई एक एसे करना पड़ेगा। 3 एसे में से कोई अगर एक एसे बढ़िया से कर देते हैं तो 6 मार्क्स आपका मिल जाएगा, 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत अच्छी बनी है, तो दोस्तों इसे पूरा देखिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। 3 देगा आपको ऐसे, जिसमें से एक ही करना है, ये नहीं कि तीनों करना है, 3 में से एक करना है जो 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सम इंपोर्टेंट ऐसे, कुछ इंपोर्टेंट मैंने ऐसे लिखा है, उसे मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, उसे आप जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स आपको दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इससे लिखने से पहले कुछ यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट है, इसे बहुत जाना जरूरी है। अगर ये जो बंदा नहीं जानेगा तो कुछ मार्क्स नहीं बढ़िया से उठा पाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं लिखा हूँ कि ऐसे लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जब आप ऐसे लिखने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी बातें उसे फॉलो करना पड़ेगा आपको। जैसा कि पहला यहाँ पे लिखा है कि सर्वप्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए विभिन्न ऐसे में से उस टॉपिक विषय का चयन करें जिसकी आपको सबसे ज्यादा जानकारी हो। 3 ऐसे देगा तो उन 3 ऐसे में से आपको ये चीज देख रहा है कि सबसे ज्यादा जानकारी किस ऐसे में है, उसी ऐसे को सबसे ज्यादा चूज करें, ठीक है। उस ऐसे को चूज करें, उसे में लिखें जिन्हें आप में सबसे ज्यादा जानकारी हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये चीज है कि इसके पश्चात दिए गए ऐसे के हिंट अथवा आउटलाइन को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही लिखना प्रारंभ करना चाहिए। जब आप ऐसे उसमें देगा, तो जैसा कि ऐसे देगा तो उसमें पॉइंट्स कुछ देता है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स आपको देगा कि इन पॉइंट्स से ही लिखना, तो उस पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखें और उसे फॉलो करें, ठीक है।
और यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि हिंट अथवा आउटलाइन के अंदर लिखी गई जानकारी केवल टॉपिक विषय पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हिंट आप आउटलाइन के अंदर लिख रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो जो जिस एस्से के बारे में लिखना है उसी एस्से के बारे में लिखना है, ये नहीं कि कोई भी जानकारी लिख दें। ठीक है, तो इसे फॉलो करना है। चौथी जानकारी आपको प्रश्न पत्र में दिए गए हिंट अथवा आउटलाइन में से कोई भी हिंट छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप एस्से का हिंट और आउटलाइन लिख रहे हैं तो कोई भी आउटलाइन हिंट छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कोई शर्त देता है। जैसा कि मैं पेपर में दिखा देता हूं आपको, देखिए जैसे यहाँ पे दिया कि माई हॉबी आपको लिखना है एस्से, तो देखिए इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड टॉपिक ऑफ माई चॉइस, एडवांटेज और कंक्लूजन, यही हिंट और आउटलाइन होती है। इसमें से कोई आउटलाइन छूटना नहीं चाहिए कि माई चॉइस तक लिख दिया है, दो छोड़ दिया, ये नहीं करना है, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, वही चीज वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए एस्से में लिखे हुए वाक्य रिपीट नहीं होने चाहिए, जो भी आपने वर्ड लिख दिया उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और दोस्तों देखिए भाषा सरल होनी चाहिए तथा वाक्य में बड़े नहीं होने चाहिए। भाषा जितना आप सरल लिखे ताकि एग्जामिनर को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, और कोई भी सेंटेंस बड़ा आपको ज्यादा नहीं लिखना है ताकि वो एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत हो। ठीक है, और देखिए स्पेलिंग अथवा पंक्चुएशन संबंधित गलतियां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन मतलब आपका फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क्स, ये सभी ध्यानपूर्वक लिख के मतलब ध्यानपूर्वक में रख के लिखना है आपको। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों है कि पूरा ऐसे लिखने के पश्चात दोबारा अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तब इससे आप लिख रहे हैं तो एक दो बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको 6 मार्क्स का सवाल है, 6 मार्क्स आपको मिलेगा, तो सारी पॉइंट लिख कर याद रखकर तब ऐसे लिखें। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मैं उसको दिखाता हूँ, इसी प्रकार आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला ऐसे जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बहुत सारे ऐसे लेके आया हूं। कम से कम 3 ऐसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो तो बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसको देखना या लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, लाइक करेंगे तो और मैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो पहला ऐसे आप इस पे आता है बहुत ज्यादा कि एन आइडियल टीचर देखा तब भी आप इस ऐसे को लिख सकते हैं, या तो योर क्लास टीचर देखा तभी आप लिख सकते हैं, या तो माय फेवरेट टीचर देखा तभी आप लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस ऐसे को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आउटलाइन मैंने बताया था कि नहीं कि आउटलाइन देगा, तो आउटलाइन में इंट्रोडक्शन, हिज पर्सनालिटी, क्वालिटीज, मेथड ऑफ टीचिंग, फिर कंक्लूजन, इन सारी टॉपिकों को ध्यान में रख के यही आउटलाइन हिंट होते हैं, इन्हीं से लिखना है। तो पहला इंट्रोडक्शन दिया है तो आपको खूबसूरत हेडिंग इंट्रोडक्शन डालना है, लिखना है इसमें कि इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे इन आइडियल टीचर पे, चाहे और क्लास टीचर पे, चाहे माय फेवरेट टीचर, उसके उनके बारे में आप लिखेंगे। पहले कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनका नाम लिखना है, कि आई स्टडी इन डीएवी इंटर कॉलेज मुरादाबाद, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लिखना है देयर आर सेवरल टीचर्स बट माय फेवरेट टीचर इज मिस्टर आर डी शर्मा, उनका नाम लिख दीजिएगा। हु टीच इंग्लिश पढ़ाते हैं, ही इज एमए ऑन इंग्लिश एंड बीएड, इंग्लिश में एमए किया और बीएड किया, ही इज मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, उनका 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार आपको इंट्रोडक्शन उनका लिखना है। ठीक है, उनका परिचय देना है। इनके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे हिज पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, उनकी ड्रेस बहुत अच्छी है और वो स्मार्ट दिखने में लगते हैं और काफी बुद्धिमान भी हैं। ठीक है, एंड लिव्स एंड इंस्पायरिंग इंप्रेशन ऑन द स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनका हिज पर्सनालिटी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसे बस लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मतलब बहुत सारे टॉपिक बताना, इसलिए मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। ठीक है, तो हिज पर्सनालिटी आपको इतना लिखना है। इनके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्वालिटीज, आप फिर हेडिंग आपको क्वालिटी डालना है, फिर क्वालिटीज में लिखना है आपको ही इज अ वेरी पंक्चुअल, रेगुलर एंड नेवर मिस एंड पीरियड, ही इज सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी हार्ड वर्किंग, या इनकी क्वालिटीज के बारे में आपको इतना चीज लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया। इनके बाद अब आपको टॉपिक लिखना है कि मेथड ऑफ टीचिंग, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, तो आपको लिखना है कि ही ट्रीट्स स्टूडेंट लाइक फ्रेंड, अंडरस्टैंड देम एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल एंड इजीएस्ट वे, इन्हें मेथड ऑफ टीचिंग में लिखना है। तो ये टॉपिक हो गया। अब दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग आप लास्ट बचा आपका कंक्लूजन, अब कंक्लूजन लास्ट में लिखना है आपको। अब दोस्तों लास्ट में उनका कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे कि आई एडमायर हिम फॉर हिज एनर्जी, नॉलेजमेंट, पैशंस फॉर टीचिंग एंड हिज केयरिंग एटीट्यूड, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर इंप्रूविंग माय इंग्लिश ग्रामर स्किल। तो दोस्तों ये कंक्लूजन है। तो दोस्तों अब आपका फर्स्ट ऐसे कंप्लीट होता होगा। ठीक है, आइडियल टीचर पे आएगा, चाहे माय क्लास टीचर पे आएगा, चाहे माय फेवरेट टीचर पे आएगा, तो बहुत खूबसूरत से आप लिख सकते हैं। 6 मार्क्स आपको दिला देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसे में उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों दूसरा पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा ये बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारा चीज में लाया हूं। कोई भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपको 35 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एन इंडियन फेस्टिवल पूछता है, या तो माय फेवरेट फेस्टिवल पूछेगा, या तो दिवाली पूछेगा, तीनों कुछ भी पूछे आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसा कि उसमें भी बताया था, इसमें भी आउटलाइन आपको देगा, इंट्रोडक्शन देगा, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन देगा, रीजन बिहाइंड इट देगा, हाउ इट इज सेलिब्रेट देगा, कंक्लूजन देगा। तो इन सारे पॉइंट को देखते ही लिखना है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है, तो इंट्रोडक्शन आप डालेंगे, लिखेंगे क्या कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, हियर मेनी रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड, among them I like Deepavali the most, it is also called the festival of light and is celebrated throughout the country। ठीक है, तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन में आपको दीपावली के बारे में लिखना है। ठीक, इसके बाद आप दूसरा हेडिंग यहाँ पे जैसा कि दिया है कि टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, किस समय मनाते हैं, तो आप इसका इनका लिखेंगे उत्तर कि दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, जनरली इन अक्टूबर और नवंबर, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ऑन द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से लिखना है। फिर तीसरी पॉइंट यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि लीजेंड बिहाइंड इट, इस पॉइंट में लिखना है आपको कि इट इज बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या with Sita and Lakshman after 14 years of exile, so people welcome them lighting diyas। ठीक है, तो ये चीजें लीजेंड बिहाइंड इट में लिखना है। तो दोस्तों 3 टॉपिक आपका क्लियर होगा, इंट्रोडक्शन, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, लीजेंड बिहाइंड इट, और 2 टॉपिक और बचा है। तो चलिए इसको आप डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये टॉपिक बचा था हाउ इट सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको लिखना है कि दीपावली सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट प्रिपरेशन, हाउसेज आर क्लीन एंड डेकोरेटेड, पीपल वियर न्यू क्लॉथ एंड प्रिपेयर्ड स्वीट एंड स्नैक आइदर एट होम और बिजी फ्रॉम मार्केट ऑन द दीपावली
night. People worship goddess Lakshmi and god Ganesh, and the whole house get illuminated by lighting diyas and candle. Darkness is removed through lighting of diyas, and children burst fire crickets. ठीक है, तो crickets यहाँ पे आपको लिखना है how it is celebrated में इतना पॉइंट आपको लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आपका बचता है कंक्लूजन, फिर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। भाई 6 मार्क्स आपको दिलेगा तो इतना तो मान के चलिए कितना लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब लास्ट कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा कि दीपावली इज अ वेरी auspicious festival as the family get together and enjoy the festival of light. The whole city looks beautiful due to a shining light. ठीक है, ये कैलकुलेशन में लिख लेना है। तो दोस्तों दो मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे डिस्कस कर लिया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, इस बार पूछने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। तो इसको तो तैयार करके जाना ही है, समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट आप कहते हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको देती हूँ, बस आपको यह है कि आपको याद करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट है, उसको बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यह तीसरा है, ठीक है, पोस्टमैन, इसमें भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखिए पोस्टमैन पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक आपको याद करके ही जाना, किसी कीमत पे जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत किए हम इस लेकर इन ग्रामर को। अब देखिए आउटलाइन में आपको दोस्तों लिखना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस, हिज वर्क्स एंड यूजफुलनेस, हिज सैलरी, हिज जनरल कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में पहला कि द पोस्टमैन इज गवर्नमेंट सर्वेंट हु डिलीवर्स लेटर, मनी ऑर्डर और पार्सल एट द गिवन एड्रेस। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में आपको लिख लेना है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पूछ करके नोट कर लीजिए। फिर उनका हिज ड्रेस, उनका ड्रेस कैसा है, तो द पोस्टमैन वियर खाकी यूनिफॉर्म कैरियज एंड लीदर बैग टू कीप लेटर, मनी ऑर्डर द पार्सल। ठीक है, ये लिखना आपको हिज ड्रेस में उनका। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आता है हिज वर्क एंड यूजफुलनेस। तो दोस्तों अब टॉपिक आपका आ गया कि हिज वर्क एंड यूजफुलनेस। तो इसमें आपको लिखना है कि द पोस्टमैन्स जॉब इज वेरी हार्ड, ही गोज टू पोस्ट ऑफिस, सॉर्ट आउट द मेल ऑफ हिज एरिया, takes its the start deliveries later on by one in any season, be it not summers or length or extreme winters. This man does his work regularly. The postman bring hopes in many lips by delivery the letter of exam, I-card, interview letter, etc. He brings a smile on many faces by deliveries letter, money order from their loved on, etc. Sometime he brings us bad news also. तो दोस्तों अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस। तो यहाँ पे हिज वर्क एंड यूजफुलनेस हो गया, दो टॉपिक और बचा है, हिज सैलरी और हिज जनरल कंडीशन। तब चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हिज सैलरी। हिज सैलरी में द सैलरी ऑफ पोस्टमैन इज अप्रोक्सिमा लेटली 20,000, but the value of work that he does cannot be paid in term of money. Considering the service and work the renders to the public, he should be given higher salary. ठीक है, तो हिज सैलरी में इसको लिख देना है। लास्ट टॉपिक आपका बचा, इसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक, हिज जनरल कंडीशन। इसमें लिखना है द गवर्नमेंट शुड ट्राई द इंप्रूवमेंट्स इन कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग मोर parks and facilities so that he can improve his लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जो जनरल कंडीशन लिख देना है। तो दोस्तों अब तक मैंने 3 इंपॉर्टेंट ऐसे मैंने डिस्कस कर लिया हूं। तो दोस्तों इसे तो याद करके जाना ही जाना है, किसी कीमत पे आपको जाना है। ठीक है, और कुछ टॉपिक यहाँ पे दोस्तों मैं दिखा दे रहा हूँ, इसे थोड़ा आप देख लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा, ताकि अगर आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं सम इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ है, जैसे अ विजिट टू अ फेयर, अ विजिट टू अ जू, ग्रैंड पेरेंट्स पे, माई हॉबीज पे और हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे, इसे थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसे देख के जाइएगा, इन तीनों को याद करके जाना है। प्रकार बताऊंगा उस प्रकार ही आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग है कोरोना वायरस ऐसे इन इंग्लिश। कोरोना वायरस पे ऐसे इंग्लिश में कैसे लिखें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीफेस हेडिंग डालना है। प्रीफेस मतलब होता है दोस्तों प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रीफेस आपको हेडिंग डालना है, फिर उसमें लिखना है आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने दोस्तों लिखा हूं कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर्ड द कोरोना वायरस एन एपिडेमिक। कोरोना वायरस इज अ वेरी subtle but effective virus. Coronavirus is 900 times smaller than human hair, but corona infection has been spreading rapidly वर्ल्ड वाइड। ये आपको लिखना है प्रीफेस में। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्दों में दोस्तों लिखा हूं, तो प्रस्तावना में आपको पहले इतना चीज लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब इसका हिंदी में बताऊंगा, हिंदी वाला, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इंग्लिश में आपको इतना लिखना है, किसमें, प्रीफेस में। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखना है व्हाट इज ए कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस के बारे में आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पे लिख दिया हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोरोना वायरस COV रिलेटेड टू अ फैमिली ऑफ वायरस हुज इन्फेक्शन कैन केज प्रॉब्लम सच एज cold to shortness of breath. This virus has never been seen before. The virus infection began in December in Wuhan, China. According to WHO, fever, cough, shortness of breath are its symptoms. So far, no vaccine has been made to prevent the virus from spreading. Confined fever as a result of its infection. Cold, shortness of breath problems such as runny nose and sore throat arise. फिर लिखना आपको दोस्तों दिस वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देयरफॉर ग्रेट केयर is being taken about it. The virus first caught in China in December. To reach it other countries, apprehension is being expressed under find. ठीक है, तो आपको दोस्तों इतना चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, इतना चीज आपको लिखना है व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, इसका हिंदी में भी बताऊंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इंग्लिश में देखा तो आपको इस प्रकार ही ढंग से आपको एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज कोरोना वायरस, प्रीफेस हो गया व्हाट इज कोरोना वायरस। अब चलिए देखते हैं तीसरी हेडिंग।
अब दोस्तों तीसरी हेडिंग आपको लिखना है कि व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीज, क्या है इस बीमारी के लक्षण। ठीक है, तो इस बीमारी के लक्षण क्या है अब यहाँ पे आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पे कोविड-19 कोरोना वायरस फर्स्ट कंटेंट फीवर, दिस इज फॉलोड बाय अ ड्राई कफ एंड देन आफ्टर अ वीक देयर इज ट्रबल इन ब्रीथिंग। दीज सिम्पटम्स डू नॉट ऑलवेज मीन दैट यू हैव अ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। फिर आपको लिखना है यहाँ पर कि निमोनिया निमोनिया इज सेवर केस ऑफ कोरोना वायरस, टू मच ट्रबल के बाद आपको लिखना है ब्रीथिंग कैंडली फ्लेयर एंड इवेंट डिथ कैन अकर। फिर आपको लिखना है elderly or people WHO already have asthma, the risk of diabetes or heart disease can be severe in their case. Similar symptoms are also found in जुखाम and flu virus। यहाँ पे लिखेंगे वायरस अनडिफाइंड। ठीक है, तो वायरस अनडिफाइंड ये लिखना आपको व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ द डिसीज में, क्या इस बीमारी के लक्षण में आपको यहाँ पे जिस ढंग से मैं लिखा हूँ इस ढंग से ये आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल शब्द में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग कि व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट दिस। ठीक है, क्या है इस बीमारी के उपाय। ठीक है, तो इसके अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपाय पढ़ेंगे। कोरोना वायरस क्या है वो तो हो गया, अब इसको हम पढ़ेंगे क्या इस बीमारी के उपाय में। अब लिखेंगे कि द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज इशूड गाइडलाइंस टू अवॉइड द कोरोना वायरस। अकॉर्डिंग टू देम द हैंड्स शुड बी washed with soap, alcohol based hand rub and also be used to keep the nose and mouth covered with hand kerchief or tissue paper. While coughing and peeking, keep distance from individual who have symptoms of cold and flu. Avoid intake of eggs and meat. Avoid exposure to wild animals। ठीक है, तो ये आपको लिखना है किसमें, इस हेडिंग में लिखना है व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट दिस, इसके उपाय क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब लास्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, इपिलोग्यू उपसंहार। ठीक है, अब लास्ट में इसका इपिलोग्यू देख लेते हैं। तो उपसंहार में आप लिखना है अ सिमिलर थ्रेट वाज पोस्ड बाय द सार्स वायरस अबाउट 18 years ago in 2002-2003। ठीक है, मोर देन 700 people died all over the world due to SARS। Thousands of people were infected all over the world. It also affected economic activities of coronavirus. No such evidence has yet been found that the coronavirus parcel is spread through chitties or food. A virus like coronavirus cannot live outside the body for much long run. Find there is a distinct uneasiness among people regarding coronavirus. Medical stores have locked masks and sanitizer as people are increasingly running to buy them। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है दोस्तों उसमें उपसंहार में। ठीक है, इपोलोग्यू में। तो यहाँ पे तब लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कम शब्दों में कितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको उसमें लिखना है, इसे आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा किस ढंग से आपको लिखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसे हिंदी में कैसे, अब अगर हिंदी की पेपर में आ जाता है कोरोना वायरस, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 मार्क्स आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर इतना याद कर लेते तो 100% 6 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। आप चलिए आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्या है, जब क्वेश्चन अब 14 था, अब क्वेश्चन 13 आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिलेगा क्वेश्चन 13 जब आप देखेंगे तो उसमें दोस्तों आपको मिलेगा एप्लीकेशन लिखने के लिए। अब वहाँ पे 2 एप्लीकेशन आपको दिया रहेगा जिसमें से आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो आपको एप्लीकेशन 4 नंबर आपको दिलाएगा। तो 6 नंबर तैयार हो गया, 4 नंबर ये भी तैयार करने के लिए हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर आपका बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हूँ सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कुछ मोस्ट एप्लीकेशन जो बहुत बार पूछे गए हैं उसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला एप्लीकेशन में यहाँ पे जो हमेशा पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लिव्स फॉर अ वीक अटेंड योर सिस्टर मैरिज, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। कह रहा है कि आपके सिस्टर की शादी, अगर वहां पर आप जा रहे हैं तो एप्लीकेशन प्रिंसिपल को कैसे आप लिखेंगे, और यहाँ पे आपका नाम नहीं लिखना है, नहीं तो रोल नंबर लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, इसे आपको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार आप इसे लिखेंगे। तो आंसर में आपको लिखना है यहाँ पे कि द प्रिंसिपल, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो द प्रिंसिपल KBS सेंट्रल कॉलेज गाजीपुर, मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ तो इसलिए इसका नाम लिख दिया हूँ। ठीक है, गाजीपुर। आप जिस दिन लिख रहे हैं उसका डेट लिख लीजिए। फिर आपको सब्जेक्ट किसके बारे में लिखना है, सब्जेक्ट डाल के तब आपको लिखना है। चलिए मैं आप सारा चीज पढ़ के सुनाता हूँ। सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि लिव फॉर अ वीक टू अटेंड सिस्टर मैरिज, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर कामा देके फिर निचले लाइन से लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर कामा देना है। आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज टू माय सिस्टर, इट विल टेक प्लेस ऑन द 30th of this month, being the only son of my parents I have to help my father in making the arrangement, therefore फिर कामा I request you to kindly grant me leave from 12th December to 5th December 2000। यहाँ पे आपको पूरा नहीं लिखना है, एक्सेस लिख सकते हैं। I would be hired
हाईली ऑब्लाइज टू यू, और फिर यहाँ पे लास्ट में आपको थैंकिंग यू योर एविडेंटली XYZ, नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको खूबसूरत से अपने बहन की शादी में जा रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, तो आप बहुत अच्छे ढंग से पेरेंट्स इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार लिखकर। अगर इसे इतना लिख देते हैं तो 4 मार्क्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, दूसरा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू लीव ऑब्सेंस योर 4 days, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। बीमार है, चाहे आपको कोई कमजोरी है, चाहे कुछ आपको परेशानी है, उसके लिए आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। किस प्रकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए। तो आंसर में आपको लिखना है यहाँ पे फिर वही चीज है कि द प्रिंसिपल, किस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम, तो KBS इंटर कॉलेज गाजीपुर, जिस दिन लिख रहे हैं उसका आपका डेट लिख देना है। फिर आपको सब्जेक्ट किस कंडीशन में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिकनेस के लिए था, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको, लीव एप्लीकेशन फ्रॉम 4 days ड्यू टू सिकनेस और रिस्पेक्ट सर, फिर कॉमा देखिए, फिर वही चीज लिखना है इस ढंग से कि आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग सिंस यस्टरडे, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर डेज, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम 8th March, जो भी सन चल रहा है उसको पूरा नहीं लिखना है, XX लिख सकते हैं, टू 11th March XX, यहाँ पे 20XX लिख सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हियर विथ, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर द सेम, फिर योर एविडेंटली XYZ आपको लिख देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह दिखा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एकदम एग्जाम में जा रहे हैं तो इसे याद करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 मैंने एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसे बता दिया, कि एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट है उसे बता दे रहा हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगा इन सभी को बनाने में। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम इज ग्रांट यू वीक्स लीव एज योर फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। कह रहा है कि आपके पिता जो हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए, अगर उनकी तबियत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए आप छुट्टी के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे अपने पापा के यहाँ पे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल को। तो आपको लिखना है आंसर में कि द प्रिंसिपल KBS इंटर कॉलेज गाजीपुर 12th, जिस दिन है, तो आप तो जान ही गए होंगे आप लोग, और सब्जेक्ट में क्या लिखना है उसी कंडीशन में, ठीक है। तो लिव फॉर 4 days टू लुक आफ्टर माई फादर, या मदर, या तो मदर लिख सकते हैं या तो फादर लिख सकते हैं, जिनका भी दिया रहेगा, तो फिलहाल फादर दिया तो फादर लिखेंगे। रिस्पेक्ट सर, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days सिंस माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, माई फादर हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन एंड देयर इज नो बॉडी एल्स टू टुक आफ्टर हर, द डॉक्टर हैज एडवाइस हर कंप्लीटेड बेड रेस्ट, सो आई हैव टू बी होम टू टेक केयर ऑफ हर। फिर आई assures you that I would make up for the loss of my studies by coordinating with my classmate and the teachers. I will be highly obliged to you. फिर यहाँ पे आपको लिख देना थैंक यू योर एविडेंटली XYZ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि इसे आप किस प्रकार नोट पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, लेकिन करना पड़ेगा, किसी कीमत पर करना पड़ेगा, क्योंकि जो तीनों एप्लीकेशन बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर दिलाएगा। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 13 से आपका 10 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा भी लगा होगा, तो इसे आपको याद करके जाना है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछेगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी दिया, इसका ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, और ये दिलाएगा आपको 4 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों मैं टेंस का वीडियो बनाया हूँ, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, प्लेलिस्ट में वहाँ पे बना के रखा हूँ, वहाँ पे टेंस का वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए बताता हूँ कि आप इसे किस प्रकार बनाएंगे कि आपको 4 नंबर 100% मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया रहेगा हिंदी में कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पे आंसर में कैसे आप इसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार आप इसे बनाएंगे। कह रहा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि न्यू दिल्ली, यहाँ पे लिखेंगे आप न्यू दिल्ली, और देखिए है के लिए क्या लगाएंगे, इज प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो न्यू दिल्ली is the capital of India, is the capital of India। तो इस प्रकार पहली लाइन क्या हो जाएगा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस प्रकार आपको बना देना है। फिर नेक्स्ट लाइन है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, तो इसका बनाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कहाँ रहते हैं इंडिया में, तो लिव इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, तो लिव इन न्यू दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पे न्यू लिख सकते हैं आप, नई दिल्ली में रहते हैं ना, तो न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप कर देना। तो दोस्तों इस लाइन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं, तो आपको लिखना है बहुत सिंपल है कि द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट लाइन है कि नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो इस लाइन को आप लिखेंगे यहाँ पे कि न्यू दिल्ली हैज हिस्टोरिक मोनुमेंट इमारतें, मोनुमेंट लाइक द लाल किला ना, तो लाल किला के लिखेंगे आप रेड फोर्ट और लाल किला, और क्या है एंड कुतुब मीनार, तो आप लिखेंगे कुतुब मीनार, तो QUTUB कुतुब मीनार, ठीक है। अब फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे हो गया आपका कि नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। अब नेक्स्ट लाइन है प्रगति मैदान और अपू घर यहाँ के आकर्षण है, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पे कि प्रगति मैदान
प्रगति मैदान एंड और क्या अप्पू घर, यहाँ पर लिखेंगे APPU अप्पू घर आर द आकर्षण, आकर्षण के लिए अट्रैक्शन लिखेंगे आप, अट्रैक्शन ऑफ कहाँ की, न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली। तो इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर पर यहाँ के आकर्षण है। तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली एंड हिस्टोरिक मोन्यूमेंट लाइक द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर द अट्रैक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के आकर्षण है प्रगति मैदान और अप्पू घर, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे आपको, तो 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे 6, 4, 10 और 14 नंबर अब तक क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पसंद आपको आगे होगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 4 क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आपको सेंटेंस दिया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया। इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा इन तीनों में से प्रीपोजिशन फिलअप होगा, अगर आप सही कर देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि अगर प्रीपोजिशन को आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो में सिर्फ प्रीपोजिशन आपको डिस्कस कर दूंगा ताकि 2 नंबर आपको क्लियर हो सके। तो वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत ईजी होता है। लिखा है कि द रिंग इज मेड, द रिंग अंगूठी बनाई जाती है। देखिए आप मतलब होता है का, ऑन मतलब होता है पर, और इन मतलब होता है मैं। तो द रिंग द मेड, अंगूठी बनाई जाती है, मैं सोने की नहीं। फिर आप लिखेंगे द रिंग इज मेड, अगर ऑन का प्रयोग करते हैं तो ऑन मतलब हो जाएगा पर, तो अंगूठी बनाई जाती है सोने पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप मतलब होता है का, तो आप लिखेंगे अंगूठी बनाई जाती है सोने की, तो आप मतलब का होता है चाहे की होता है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस आप भर सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा आप यहाँ पे भर सकते हैं, तब जाके आपका क्लियरली इसका अर्थ निकलेगा कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनाई जाती है, ठीक है। सोने की, तो आप मतलब की होता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे आप भरेंगे, ना कि ऑन भरेंगे, ना कि इन भरेंगे। तो अगर आप सही भर देते हैं आप, तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर प्रीपोजिशन पे आप वीडियो चाहते हैं कि 2 नंबर अगर आपको क्लियर हो सके तो कमेंट कीजिएगा, मैं प्रीपोजिशन पे एक वीडियो बहुत अच्छे से बना दूंगा। तो चलिए आप देखते हैं कि अभी वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं ग्रामर का बी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। अगर आप सही ढंग से इस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं तो समझिए कि 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा हूँ इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन कार्य करते हैं तो क्या हो जाएगा। और कोई भी एक कार्य है, तो जैसे पढ़ाई का स्तर, जैसे आप हाई स्कूल का एग्जाम ही दे रहे हैं, अगर उसमें आप कठिन कार्य कर रहे हैं तो आप पास न हो जाएंगे। तो वही चीज है, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है जो उसका अर्थ पूर्ण निकले। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन कार्य करते हैं तो यू विल पास, तुम पास हो सकते हो, तुम पास हो जाओगे। यू फी वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन कार्य करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो यू विल पास, यह सेंटेंस में अगर आप फिलअप कर देते हैं, आप अर्थ पूरे एक सेंटेंस आपका निकल जाता है, तो समझिए कि 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे यू विल पास आप लिख सकते हैं। तो इस ढंग का भी क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी वीडियो बना दिया जाए तो कमेंट कीजिएगा, बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से 2 तो 4 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो प्रीपोजिशन से एक तो यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस है। आप चलिए देखते हैं कि सी वाला क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे सी, उसमें पूछेगा कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आधा नंबर करेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों क्वेश्चन को अगर सही आप कर देते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए J-ST-C, तो आपको एक ऐसा इसमें वर्ड डालना पड़ेगा कि जो एक संपूर्ण अर्थ बने इसका। जैसे इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं यू भर दूं, JUST यहाँ पे आई, तो ये बन गया आपका जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस इसमें यहाँ पे यू आई भर देंगे तो जस्टिस आपका एक संपूर्ण बन जाएगा वर्ड। तो यहाँ पे आधा नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इस प्रकार देखिए ATT-ND-NC, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, तो यहाँ पे अटेंडेंस कुछ दिखाई इस प्रकार दे रहा है। तो अगर यहाँ पे ई भर दें, यहाँ पे वी भर दें, तो अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण बन गया अटेंडेंस जस्टिस, तो 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ग्रामर क्वेश्चन ग्रामर में सी इस तरह पूछता है। पहला ये पूछा था आपका प्रीपोजिशन, दूसरा का आपसे पूछा था कंप्लीट द सेंटेंस, तीसरा का पूछा आपका स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। आप देखिए एक और पूछता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा आपसे पूछता है पंक्चुएशन से, ठीक है, चिन्हों का प्रयोग। तो इसमें कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए आपका 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। 2 मार्क्स अगर देखिए अगर सही कर देते हैं तो 2 मार्क्स का आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें करना ही चाहिए होता है, देखिए कि इसमें क्वेश्चन मार्क्स, कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमा सब देख के लिखना पड़ता है कि कौन सा कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले चलिए इसको सही करते हैं कि ही सेड विल यू हेल्प मी और शेल आई आस्क समवन एल्स, ये दिया है, इससे हम देखिए करेक्ट कैसे करेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप जानते हैं कोई भी लेटर लिखते हैं कैपिटल लेटर में होता है, तो ये ही स्मॉल में दिया, तो यहाँ पे हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ही सेड। अब देखिए कभी सेड आएगा तो आप समझिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस होगा। तो सेड के बाद कोई भी वर्ड लिखा जाएगा तो ये किसमें लिखा जाएगा, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ता है। तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो विल यू हेल्प मी और सेल। अब देखिए आई यहाँ पे कभी भी सिंगल अगर आई आता है तो वो कैपिटल लेटर में होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कैपिटल आई, फिर लिखना पड़ेगा आस्क का, फिर देखिए समवन जैसे है वो सही है, इल्स ये भी सही है। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा घेरना पड़ेगा। लेकिन देखिए विल से स्टार्ट होता है सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार आप करते हैं सही ढंग से तो आपका बिल्कुल 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो पंक्चुएशन पे भी वीडियो आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, पंक्चुएशन पे भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2, 2, 4 और 1 नंबर या 5 अपन 7 नंबर इसमें भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके क्वेश्चन रहते हैं 4, और इसमें से पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि देखिए क्वेश्चन इस प्रकार देगा कि इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद द दे देगा, और लिखा यहाँ पे फ्रेम में करेक्ट सेंटेंस बाय द रीऑर्डरिंग द वर्ड। इस सेंटेंस को इधर उधर लिखा है, इस सेंटेंस को आपको एक सेंटेंस को सजाकर लिखना है, ठीक है। कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वी यहाँ पे क्या
होगा सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम वी। अब सब्जेक्ट के बाद दोस्तों अब क्या लिखना पड़ता है, वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है, प्ले। प्ले क्योंकि प्ले मतलब खेलना, खेलना आपका वर्ब है, तो इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब आपका। तो वी प्ले, अब क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, तो वी प्ले फुटबॉल। अब कब खेल रहा है दोस्तों, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम में, तो इन द इवनिंग आप लगाना पड़ेगा, इन द इवनिंग। सेंटेंस खत्म हो जा रहा था, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तो वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। इस प्रकार आप करेंगे तो सेंटेंस सही रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे वर्ब हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यह सब रिमेनिंग वर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर लिखते हैं आप तो आपको 2 मार्क्स क्लियर हो गया। तो चलिए आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 10वां का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव वॉइस में को चेंज करना पड़ेगा, 2 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं किस प्रकार आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आप लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, कि जिसका जो ऑब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट बन जाता है, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ही टीचर्स इंग्लिश, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। देखिए इसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे क्या, इंग्लिश। इंग्लिश हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एमआर लगाना पड़ता है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मुझे इज लगाना पड़ेगा, तो इंग्लिश इज, ठीक है। अब देखिए जो वर्ब होता है, वर्ब को मुझे थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो TOUGHT टॉट। अब टॉट के बाद क्या लगाना पड़ता है, बाई। अब बाई के बाद लगाना पड़ता है सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो यह बन जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाई हिम। इस प्रकार आप पैसेज वाइज बना सकते हैं। अगर चाहते हैं एक्टिव पैसेज पे एक वीडियो बना दिया जाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें वीडियो एक प्रॉपर बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे दिया है कि सी सेज टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय, ठीक है, और लिखा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो 2 मार्क्स आपका मिल जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कैसे चेंज करेंगे आप, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सी जो पहला होता है, सी को सी उतार देते हैं, सी को सी लिख देंगे। और यहाँ पे सेज टू दिया है, तो सेज टू को हम चेंज करते हैं टेल्स में, ठीक है। तो सेज टू को किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट में है तो मी उतार देंगे। अब कामा हटाने के लिए मुझे किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो दैट का प्रयोग करना पड़ता है, तो दैट का लगाएंगे। अब देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन यू है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मी का हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। और आई की संख्या लगता है तो एम लगता है, तो आई एम अ हैंडसम बॉय, आई एम अ हैंडसम बॉय, ठीक है। और यहाँ फुल स्टॉप को हटा, जो इन्वर्टर का वो हटा के सिर्फ फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम हैंडसम बॉय लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या कि सी टेल्स मी दैट आई एम हैंडसम बॉय, तो सी को सी मैंने निकाल दिया, सेज टू को मैंने टेल्स में चेंज कर दिया, मी को मी उतार दिया मैंने, इन्वर्टर का हटा के लिए मैं दैट का प्रयोग कर दिया, यू सेकंड पर्सन इसलिए ऑब्जेक्ट मेरा मी है, इसलिए आई लग गया, आई के साथ एम लग गया, फिर हैंडसम बॉय मैंने उतार लिया। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। अगर चाहते हैं डायरेक्ट मैं आपको बता दूं तो कमेंट कीजिएगा, जैसा भी ज्यादा कमेंट आएगा मैं बना दूंगा इस वीडियो, ठीक है। तो तीसरा हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए ये 10वां का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां का ये आपका तीसरा है, ठीक है। अब 10वां का हम लोग इसका चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये 10वां का देखिए, सॉरी यहाँ पे 10वां का चौथा, 3 तो मैंने बता ही दिया हूं, ठीक है। तो ये 10वां का चौथा है, लास्ट है, ठीक है। यहीं से ग्रामर आपका क्लियर होता है, समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है, यहाँ पे ये तीसरा था और ये वाला क्या है, चौथा है, ठीक है। ये चौथा ये बताने जा रहा हूँ अब। लिखा है ही डैश इन दिल्ली सिंस 1998, ठीक है। तो यूज करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब लिव फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स। क्या रहा है इसमें दोस्तों कि लिव ये वर्ब है, इसमें से वर्ब कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा है, सिंस आ गया और यहाँ पे आपका एक समय दे दिया, ठीक है। तो जैसा कि लिव आपको यहाँ पे दिया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंस दे दिया और समय दे दिया, तो आपको कौन सा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे हैज बीन लगता है और वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है। तो ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज। तो ही हैज, इसके साथ क्या लगेगा आपका बीन, तो ही हैज बीन लगा देंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिव, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि सिंस दिया है और समय दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसलिए हैज या हैव लगता है। तो ही है, ये के साथ क्या लगता है, है की संगे तो आप बीन लगेगा ही लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो वर्ब आपका लिव है, लिव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस इतना में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूर्ण रूप से सेक्शन भी पूरा 100 है वो क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि क्लास 10th में आता है। 2 क्वेश्चन लिखिए, और वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग समझ सकें पूरा वीडियो। दोस्तों आइए हम लोग, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों का इंग्लिश में परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा, और हम सोच रहे हैं कि क्लास 10th में कम से कम 90% आए, ठीक है, इंग्लिश में। तो आप लोग इसी वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आप लोगों को समझाने की बहुत प्रैक्टिस करूंगा। एनसीन पैसेज नाम क्या है, एनसीन पैसेज नंबर कितना आता है इससे, 6 नंबर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मिल्क, हम मिल्क के ऊपर लेते हैं, ये एंशियन पैसेज इंपॉर्टेंट भी है। मिल्क इज ये कंप्लीट फूड, ठीक है। मिल्क इज ये कंप्लीट फूड, आपको इसका अर्थ तो पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। यानी कि मिल्क जो है एक संपूर्ण आहार है, ठीक है। संपूर्ण आहार क्या है, एक संपूर्ण आहार है। संतुलित आहार क्या है, मिल्क है। इट कॉन्टेन फैट, प्रोटीन एंड कैल्शियम, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है एंड फैट्स पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, यह जो दोस्तों होता है बच्चों को, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध यानी कि मिल्क को पीना चाहिए, ठीक है, अगर हम बच्चे हैं तो। आगे देखिए, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलोज एंड गोट, यानी कि हम जो मिल्क है, मिल्क दूध, गेट मतलब प्राप्त करते हैं, मिल्क जो हम प्राप्त करते हैं, फ्रॉम मतलब से, काउ मतलब गाय, बफेलोज यानी कि भैंस, जो भैंसें होते हैं, एंड गोट यानी कि गोट का अर्थ क्या होता है, बकरियां। तो हम जो गाय हैं एंड भैंस हैं एंड बकरियां हैं, उनसे दूध को प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं, ठीक है। द मिल्क वी बॉयल्ड वेल बिफोर ड्रिंकिंग,
ठीक है। तो जो मिल्क होता है उसे हम लोगों को उबाल के तब उसके बाद पीना चाहिए, ठीक है। हम आप लोगों को अर्थ बता देते हैं, फिर आप लोग आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। अर्थ इसका पता होगा तो बहुत ही अच्छा। अगर यही बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। मेरा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इट शुड बी स्टोरेड इन ए रेफ्रिजरेटर, अदरवाइज इट कैन गेट स्पॉइल्ड। यानी कि आपको इसे जो फ्रिज होता है उसमें रखना चाहिए, अदरवाइज वरना ये क्या होता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। वी गेट यानी कि जो दूध होता है उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्रीम, घी, बटर, ठीक है, बटर मिल्क, कर्ड, कर्ड मतलब क्या होता है, दही, एंड लिख लीजिए एंड, ठीक है, इसे आप लोग एंड कर दीजिए, सॉरी, एंड चीज, ठीक है, फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। स्वीट एंड आइसक्रीम, स्वीट जो होता है मिठाइयाँ, एंड आइसक्रीम प्रीपेयर्ड फ्रॉम इट, इससे हम लोग स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ और आइसक्रीम भी बनाते हैं। इन समर गर्मियों में पीपुल जो मैन होते हैं, आदमी, व्यक्तियाँ, ठीक है, पीपुल मतलब लोग, मेक मतलब बनाते हैं मैंगो शेक विथ इट, इससे जो है मैंगो शेक बनाते हैं। मिल्क जो होता है, मेक मतलब बनाता है अस, हमें, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत एंड हेल्थी यानी कि स्वास्थ्य अच्छा लगता है अगर दूध को हम पीते हैं तो इसका अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, और मैंने समझाने की प्रैक्टिस भी किया है। आगे हम लोग देखते हैं इसके जो 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग पहचानिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसमें ढूंढने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ इज मिल्क ए कंप्लीट फूड। हाउ इज मिल्क ए कंप्लीट फूड, यानी कि जो मिल्क है वो कैसे कंप्लीट फूड है। हम मतलब इसका प्रूफ देंगे कि ये कैसे कंप्लीट फूड है। अभी मैंने बताया है कि पैसेज में कि ये एक कंप्लीट फूड है, कैसे है, क्यों है, तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इसका आंसर। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ऊपर यानी कि सबसे ऊपर वाली लाइन, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, मिल्क एक यानी कि संपूर्ण आहार है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। इसमें क्या क्या पाया जाता है, फैट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम, इतनी चीजें पाई जाती हैं। तो आपको उत्तर में कुछ नहीं लिखना है यार, बहुत ही आसान है। तो आप लोग को इसका अर्थ पहले समझना है, फिर उसे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसमें ढूंढना है, तब आसानी से मिलेगा। तो जैसे हाउ इज मिल्क ए कंप्लीट फूड, तो आप लोगों को लिखना है मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। यहाँ आप लोग यही लिखिए, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क क्या है, एक कंप्लीट फूड है, ठीक है। अब क्यों है अभी पता चलेगा, क्या है, मिल्क इज ये कंप्लीट, क्या है, कंप्लीट फूड, ठीक है। इतना लिखिए पहले, यानी कि कंप्लीट फूड। पहले आप लोगों को प्रश्नों को ही लिख देना है। अब यहाँ आप लोगों को लगाना है बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज लगाना है। यहाँ एक प्रश्न आता है बिकॉज, क्योंकि, क्यों है, क्योंकि। अब आप लोगों को मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि यानी कि ये क्यों है। फिर आप लोगों को यहाँ एक लाइन दिखता है, इट कॉन्टेन्स फैट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम, यानी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, आप लोग देखिए। नंबर 1 क्या है, फैट्स, ठीक है। नंबर 2 क्या है, वहाँ यहाँ ऊपर देखिए भाई, बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान से केवल देखिए। नंबर 2 क्या है, प्रोटीन। अगर आप लोगों को किसी भी एमसीन पैसेज में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड कैल्शियम। तो अगर आप लोग दूध को पीते हैं डेली तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं पीते हैं तो यानी कि दूध पीने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या क्या पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, एंड कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। एंड फैट्स जब हम लगभग 18-19 साल की उम्र में हो जाते हैं तो हमें फैट्स भी थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। आगे तो दोस्तों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंसियंट पैसेज में आप लोगों को ऐसे 3 नंबर का आता है। पहला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, और ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये भी 3 ही नंबर का रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट अदर ईटेबल थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो आपका मिल्क है उससे हम दूसरी चीज़ खाने वाला क्या बना सकते हैं। तो आप लोग तो पहला मिल्क को पीते हैं, आपको क्या क्या प्राप्त होता है, फैट्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम, ये 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अब हमें और कुछ, मैंने पढ़ाया है पैसेज में कि और कुछ हम इससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग इस पैसेज को एक बार पढ़ेंगे दोबारा बोर्ड एग्जाम में, तब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ सॉल्ट में। जैसे वी गेट क्रीम, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, क्रीम, घी भी बना सकते हैं इससे, मिल्क से, एंड बटर भी हम लोग इससे बना सकते हैं। और हमारा आता है बटर मिल्क भी हम इसी से बनाते हैं, किससे, दूध से यानी कि मिल्क से। और फिर हम आता है कर्ड का अर्थ क्या होता है, दही, ठीक है, वो भी हम लोग इसी से बनाते हैं। एंड चीज फ्रॉम मिल्क। और यहाँ एक 2 शब्द आता है, स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स। जो स्वीट्स होता है एंड आइसक्रीम्स होता है, स्वीट्स मतलब मिठाई एंड आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम, इसे भी हम मिल्क से ही बनाते हैं। एंड चीज का अर्थ क्या होता है, पनीर, ठीक है, पनीर भी हम इसी से बनाते हैं, आप लोग खाए भी होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। भाई दिक्कत तो यही है कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं लिखेंगे, पैसेज पढ़ लेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट अदर ईटेबल थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, तो मैंने अर्थ तो बता दिया। आप देखिए हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 1 क्या है, क्रीम, किससे, दूध से। नंबर 1 क्या है, क्रीम। नंबर 2 क्या है, घी, ठीक है, घी। नंबर 3 क्या है, बटर,
बटर भी हम लोग किससे बनाते हैं? मिल्क से, ठीक है, क्योंकि मिल्क एक संतुलित आहार है तो हम लोग उसी से ही सब कुछ बना सकते हैं। जैसे आपका यहाँ देख सकते हैं फैट्स भी पाया जाता है, प्रोटीन्स एंड कैल्शियम, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्रीम बनाते हैं, घी एंड बटर, कर्ड मतलब दही भी इसी से बनता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। फिर आपका आता है पनीर, ठीक है, चीज़, आप लोग पनीर भी इसी से बनता है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है? स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, ठीक है, स्वीट्स, मिठाइयाँ भी किससे बनती हैं? दूध से। एंड आइसक्रीम तो आप लोग जानते भी होंगे, डेली खाते हैं कभी कभी समर में, ठीक है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी इसी से ही बनता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्या बनते हैं? दूध से बनाया जाता है। अभी और आप लोग देखिए, अभी हमारा आंसर एकदम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारा क्या आएगा? ETC, और भी हम कुछ बना सकते हैं, यानी कि इतनी चीज़ें और भी हम दूध से कुछ बहुत कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ आप लोग इत्यादि कर दीजिए या ETC, ठीक है, ETC। अब और आप लोग देख लीजिए, कैन बी, कैन मतलब सकते हैं, बी मतलब, ठीक है, प्रिपेयर्ड मतलब बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं, फ्रॉम द मिल्क, फ्रॉम मिल्क। इतनी चीज़ें हम लोग दूध से बनाते हैं इन पैसेज के यानी कि हिसाब से। यानी कि पैसेज में आप लोग देखिए, पहला क्रीम है, दूसरा घी है, तीसरा बटर है, चौथा बटर मिल्क है, एंड पांचवा कर्ड है, और आपका चीज़ है, ठीक है, मिल्क एंड स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स, ये सब बनाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये जो पैसेज है, क्या है? पैसेज यानी कि अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज समझ में आ गया होगा, और ये मैंने जो बताया है वो भी समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने दिया जो कि 3-3 नंबर का होता है, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 नंबर आपका क्लियर हो सकता है अगर ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ऐसे आप देखिए, आपके बुक में इसी टाइप से बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें आप लोग जाइए, एक्सरसाइज को पकड़िए और एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि हम उसे एक एक क्वेश्चन को निकालिए, तब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त। वही रहेगी जो आप लोग हैंड राइटिंग करते हो, लाइनदार रहेगी, ठीक है, और आपको थोड़ी लंबी कॉपी तो रहेगी, स्टूडेंट ठीक है? आइए तो क्लास आप 10 लोगों को इंग्लिश का मिलेगा, मॉडल और पेपर ये देख आपको लेते हैं पेपर ताकि मिलेगा। आप अब लोग इसमें जान आपको सके कि इंग्लिश बोर्ड का एग्जाम में कैसे पेपर करना कैसे है। आता है। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, जो कि 15 मिनट आप लोग, भाई 15 मिनट आप लोग कुछ ना करो, 15 मिनट आप लोग पेपर को ध्यान से पढ़ लो। अगर पेपर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत कुछ छूट सकता है, ठीक है। और उसे देखो मैं कितना कर पाऊंगा, अपने अंडर कॉन्फिडेंस देखो, मैं 50, 60, 65 कितने नंबर कर पाता हूँ, ठीक है। फिर आप लोग जो ना कर पाओ उसको मतलब अपने माइंड में सोचा करो यार कैसे करेंगे, ठीक है, और आप लोग उसे भी करने का प्रैक्टिस करो। 70 में कम से कम आप लोग करके आओ 68 नंबर, ठीक है, तब अच्छा रहेगा। तभी आप लोगों का लगभग 65 या 60 से ऊपर मार्क आएंगे। तो यहाँ आप लोग इंग्लिश का पेपर देखो, आपके 70 मार्क का होता है, और यहाँ आपको कुछ चीजें दी होती हैं, इसे आप पढ़ना चाहो या पढ़ो, या आप लोग टाइम मस्ट करना, ठीक है, इन सबको छोड़ना। फिर आप लोगों को यही दिया जाएगा 15 मिनट पढ़ना पेपर को। और जो आप लोगों का और है, देखो यहाँ आपका सेक्शन ये जो आप लोगों को इंग्लिश रीडर है, इंग्लिश पढ़ते हो, यहाँ देखो पैसेज है, इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2-2 नंबर का। और यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है, आप लोग पहले कोई गाइड लीजिए, ठीक है, या विद्या क्वेश्चन बैंक, या आप लोग अवतार कुछ भी ले सकते हो, उसमें कई सारे पैसेज दिए रहते हैं, उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपका इसी में से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वो आप लोग देखना, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आप लोग इसमें 70 में से कितने मार्क कर पाते हो इतने दिन पढ़ाई में। अभी तो पढ़ाई बाकी है, लेकिन जितना पढ़े हो उतने दिन में अगर आप लोग करना चाहो तो कितने मार्क कर पाते हो, ठीक है, ये बताना। 70 में से 30, 40, 50 कितने मार्क कर पाते हो, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना। दूसरा आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि राइट द नेम ऑफ द लेसन from which the above noted passage has been taken, who is the writer of the lesson। इस लेसन का राइटर कौन है और लेसन का नाम क्या है, ये बताना है। अगर ये बता दे तो 2 नंबर ये और 2 नंबर ये, 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। इस पर भी मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और लगभग उसी में से आ ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा कि वही आएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करें, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे डेली बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ आप लोग देखो, आंसर एनी वन, किसी एक का आंसर देना है, वो भी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड, आपको 60 वर्ड में आंसर देना है, वो भी 4 नंबर का। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप लोग अपना ग्रामर का पोर्शन थोड़ा मतलब तेज रखते हो, ट्रांसलेट, ठीक है, तो आप लोग उसका अर्थ निकालो, जो आप लोगों की बुक में स्टोरी है ना, वो सब उसका अर्थ निकालो। जैसे पहले लेसन द एंशिएंट पूल, लेटर टू गॉड, सुकरात एंड द गंगा, तो इन सबका पहले अर्थ निकालो जो आपके इंग्लिश में है, ठीक है। फिर उसको अर्थ निकालोगे तो अगर आपका थोड़ा सा भी ग्रामर तेज है तो आप लोग इन सबको बनाकर अच्छे से लिख सकते हो, या आप लोग इसे याद कर लो, याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, वो भी 4 अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। फिर अगला देखो स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट का कॉपी है, तो कोई भी अगर गलत हो ना तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड, आपको इनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी 25 वर्ड में, यानी कि 25 वर्ड में देना है, ठीक है। जैसे ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 25 वर्ड में, और 2 आंसर देना है, जो कि एक क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क का, 2 का 4 मार्क का, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को देना है, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 का मार्क देना, ठीक है। यहाँ आप लोग मैच आप द फॉलोइंग करना है, अगर आप लोग मैच करा लेते हो तो ये आपका 4 मार्क पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये गलत भी मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने तोड़ने मिला है, ये स्टूडेंट का क्या है पेपर है, तो इसलिए आप लोग देख लेना। तो यहाँ इससे आप लोग थोड़ा अपना गाइड या बुक लेकर थोड़ा मिलाया करो, ठीक है। हर एक लेसन में से ऐसे दिया रहता है लेसन में, ठीक है, तो उसमें मिलाया करो, आप लोग तुरंत वहां कर दोगे। अगला देखो, यहाँ आपको इस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्द, कल ही मिल जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ आपको दिया हुआ है, पहले आप लोग ये देखो कौन से लेसन और कौन सा राइटर है यहाँ, ठीक है। यहाँ कौन है?
ये आपका फाउंटेन का है, जेम्स रसल लॉवेल इनके राइटर हैं। और यहाँ आपको इसका राइमिंग वर्ड ढूंढना है, ठीक है, राइमिंग वर्ड ढूंढना है। तो अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को राइमिंग वर्ड भी ढूंढना बता दूंगा। अगला देखो स्टूडेंट, अगला है यहाँ आप लोग क्वेश्चन देखो, यहाँ आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखो या पोएम लिखो। तो आप लोग पोएम याद कर लो, सेंट्रल आइडिया भी याद कर लो। अगर सेंट्रल आइडिया याद हो तो सेंट्रल आइडिया ही लिखना, ठीक है। अगर पोएम याद हो तो पोएम लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पोएम तो आप लोग को वैसे भी याद होगा दो चार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। और यहाँ फिर आता है जो आप लोग स्टोरी पढ़ते हो, विक्रमादित्य या द स्कूल सॉरी एडिशन, ठीक है, या आप लोग जो आपका सप्लीमेंट्री होता है उसमें से आते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो वो भी याद कर लेना। इन सबको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपका जो 30% कट कर दिया गया है उससे आप लोग कट करके पढ़ना, ठीक है। 30% सिलेबस कट कर दिया, उसे कट कर पढ़ना, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 3 क्वेश्चन, और 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है जो कि 2-2 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो अगला है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको 4 दिए जाएंगे, 4 में से किसी 2 का करना है। सॉरी स्टूडेंट, 4 में से 4 को करना है। 4 में से 4 अगर आप लोग कर लोगे तो 1-1 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग 3 करोगे तो 3 नंबर, अगर 2 करोगे 2 नंबर, ठीक है। अगर 4 कर लेते तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो इससे आप लोग प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोग लेसन को पढ़ लोगे जो आपका सप्लीमेंट्री का है तो ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, तुरंत आप लोग टिक मार दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ इजी रहेगा। फिर यहाँ आपको आता है टिक मारने के लिए, लेकिन क्या आता है सिलेक्ट द मोस्ट। यहाँ आपको 4 देखो, ये आपके क्वेश्चन दिए होंगे, अब इसमें से 4 आपके इसके मतलब क्या दे रहे थे, ऑब्जेक्टिव मॉडल रहता है और बहुविकल्पीय मॉडल, ठीक है। तो यहाँ आपके 4 रहेंगे, तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, कौन सा सही है ये आपको बताना है, इन 4 में से कौन सा सही है। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे और 1-1 नंबर का रहेगा। और 4 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 4 पढ़ लेते हो तो आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये सब आएंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने पढ़ा भी दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स बाय श्रावण लेक्चर, आपको वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आप लोग सर्च करो, अगर ना मिले तो कमेंट करो, ठीक है। अब अगर आप लोग सर्च करते हो क्लास 10 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय श्रावण लेक्चर, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आप लोग उन सबको पढ़ लो, ठीक है, तब आप लोग अच्छे से कहना, ठीक है। अगला देखते हैं क्या आता है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर में क्या आता है, देखो यहाँ पहले तो आपको आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में ग्रामर होता है। यहाँ आपको आएगा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, जिसे मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग बोलोगे रीऑर्डरिंग, क्लास 10 इंग्लिश रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। या आप लोग 22 रामन लेक्चर लगा लो, आपको मिल जाएगा। यहाँ सी साइड में, यानी कि आपको यहाँ दिया जाएगा क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग सर्च कर लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय श्रावण लेक्चर, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव बाय श्रावण लेक्चर सर्च कर लेना। कई सारे वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं एक्टिव एंड पैसिव का, ठीक है। 2-2 नंबर के आपके आएंगे, और 2-2 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करो, ठीक है। यहाँ आपका है डी, ही वाज पनिश्ड फॉर नॉइस। यहाँ आपको यूज करना है करेक्ट जो आपका क्या वर्ब, क्रिया, ठीक है। यहाँ आपको कौन सी क्रिया, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या यूज करना है आपको बताना है। 2 नंबर का ये भी आता है। अगला चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपको इसमें से कौन सा, मतलब इन तीनों में से कौन सा इसमें हम लोग भरेंगे क्या, प्रीपोजिशन। तो इनको भी मैंने पढ़ा दिया है, लिंक नहीं, आप लोग यहाँ प्रीपोजिशन सर्च कर लेना। प्रीपोजिशन बाय श्रावण लेक्चर, आपको सब वीडियो मिल जाएंगे स्टूडेंट, थोड़ी सी भी चिंता ना करो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंप्लीट आपको ये सेंटेंस करना है। कंप्लीट स्पेलिंग, इसे आप लोग कंप्लीट स्पेलिंग करना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आपका आधा नंबर का आता है कंप्लीट स्पेलिंग, और यहाँ 2 नंबर का ये आता है, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको पंक्चुएशन मिलेगा, जो कि 2 मार्क का पंक्चुएशन आपको करना पड़ेगा, इसे सेट करना पड़ेगा। इसे भी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग सर्च कर लो, ठीक है। फिर यहाँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ आपको इतना छोटा सा सेंटेंस रहेगा, इसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, बहुत छोटा है ये सब। तो आप लोग छोटे से रहेंगे तभी करते रहेंगे, क्योंकि ये सब बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है, देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ एप्लीकेशन लिखना है। देखो यहाँ लिखना लेटर या एप्लीकेशन, दोनों में से किसी एक को। एप्लीकेशन ज्यादा ईजी होता है, यहाँ आप लोग इसे तुरंत लिख सकते हो एप्लीकेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कुछ वीडियो बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ आपको एस्से लिखना है। एस्से आपको देखो यहाँ, हाँ देखो, पहला इंडियन फार्मर, ये एन इंडियन फार्मर, यहाँ आपको इंट्रोडक्शन देना है, हिज हाउस देना है, हिज एजुकेशन, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट और एफर्ट फॉर इंप्रूविंग हिज कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। तो यहाँ और आपके ये है बी ए जर्नी बाय ट्रेन, डी है माय फेवरेट पुस्तक सॉरी बुक। तो इसमें से आपको क्या करना है, आपको इन तीनों में से कोई एक को करना है, और एक को तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जो कि 6 मार्क का है, और इसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनसीन पैसेज मतलब बिना देखा हुआ पैसेज आपको दिया जाएगा, जो कि आपकी बुक में नहीं रहेगा। और इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो 6 नंबर बिल्कुल पक्का भी हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपने बुक में सॉल्व करो स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट, ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस